चलिए इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो आपका पॉलिटिकल साइंस का जो संघर्ष बैच था, यानी इसका आज का पहला दिन है। ठीक है ना, यानी डे 1 हम लोग देखेंगे पॉलिटिकल साइंस के ऑब्जेक्टिव का। ठीक है ना, टारगेट हम लोग का है 150, यानी 150 ऑब्जेक्टिव आज जो है वो हम लोग पूरा कवर करेंगे इस वीडियो में। ठीक है ना, चलिए तो शुरू किया जाए। पहला क्वेश्चन है कि दूसरा विश्व युद्ध, ठीक है ना, ये जो दूसरा विश्व युद्ध जो है वो समय काल, यानी जो दूसरा विश्व युद्ध जो चला था उसका समय कब से कब तक रहा। ठीक है ना, अर्थात वो कब से कब तक चला था। तो दूसरा विश्व युद्ध जो चला था आपका 1939 में चालू हुआ था और 1945 तक चला था। तो 1939 से 1945 तक चला था। लेकिन ये जो 14 से 18 तक दे रहा है, ये भी आप ध्यान रखिएगा, प्रथम विश्व युद्ध का समय था। ठीक है ना, प्रथम विश्व युद्ध। तो अभी तक हम लोग क्लियर किए कि प्रथम विश्व युद्ध का जो समय था वो 1914 से 1918 तक, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध का समय जो था वो आपका 1939 से 1945 तक था। ठीक है, और ये 1945 के बाद क्या होता है, तो 1945 के बाद जो है आपका शीत युद्ध का दौर जाना जाता है। कौन सा, तो शीत युद्ध का दौर के नाम से जाना जाता है। और इस शीत युद्ध जो है वह जो है वह महागठबंधन में हुआ था। एक आपका अमेरिका, कब, अमेरिका, और एक और आपका था सोवियत संघ। कौन था, सोवियत संघ था। ठीक है ना, तो यानी अभी तक हम लोग पूरा क्लियर कर लिए कि जो द्वितीय विश्व युद्ध का जो समय था वो 1939 से 1945 तक था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन कर रहा है कि किस देश के प्रभुत्व से एक ध्रुवीयता कायम स्थापित हुई थी, या फिर कायम, यहाँ पे कायम शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है ना, देखिए एक ध्रुवीयता, दो ध्रुवीयता, ये क्या होता है, तो जब विश्व की शक्ति किसी एक ध्रुव के हाथ में होता है, यानी एक महागठबंधन के हाथ में होता है, जिसे हम एक ध्रुवीयता कहते हैं। जैसे में जब 1991 में शीत युद्ध का अंत होता है, कब, 1991 में। तो जब 1991 में शीत युद्ध का अंत होता है, जब सोवियत संघ का विघटन हो जाता है। ठीक है ना, तो उस समय सोवियत संघ का विघटन हो गया, तो कौन अकेले बच गया, अमेरिका। कौन बचा, अमेरिका। ठीक है ना, तो एक ध्रुवीयता जो था वह किसके लिए, अमेरिका के लिए। लेकिन जब दो ध्रुवीयता की बात करेगा तो दो महागठबंधन कौन कौन थे, तो एक आपका अमेरिका था और एक और आपका कौन था, सोवियत संघ था। कौन था, सोवियत संघ है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। तो एक ध्रुवीयता के लिए कौन हो गया, अमेरिका। और पूछा कब से, तो 1991 के बाद से। कब से, 1991 के बाद से, अर्थात जब शीत युद्ध का अंत हो गया तब से अमेरिका जो है वह एक ध्रुवीयता के लिए परिचायक हो गया, उसकी स्थापना होती है। चलिए यहाँ पे देखिए क्यूबा मिसाइल संकट, जो क्यूबा के जो मिसाइल संकट है उस समय सोवियत संघ के प्रधानमंत्री कौन था। तो देखिए ये क्यूबा मिसाइल संकट क्या है, पहले इसको समझ लीजिएगा। ये जो उत्पन्न हुआ था 1962 में, कब उत्पन्न हुआ था, 1962 में। और ये अमेरिका के लिए था, किसके लिए, अमेरिका के लिए। ठीक है ना, और इस समय जो आपका क्यूबा मिसाइल संकट, इस समय जो शीत युद्ध था ना वो अपने चरम बिंदु पर था। ठीक है ना, क्या था, चरम बिंदु पर था। ठीक है, तो चरम बिंदु पर शीत युद्ध कब कब था, तो क्यूबा मिसाइल संकट के समय था। इसको आप ध्यान रखिएगा। और ये जो इस समय का है कि जब क्यूबा मिसाइल संकट उत्पन्न हुआ था तो उस समय सोवियत संघ के प्रधानमंत्री कौन थे। ठीक है, तो सोवियत संघ के जो प्रधानमंत्री थे वो निकिता क्रुश्चेव थे। कौन, निकिता क्रुश्चेव। लेकिन अगर अमेरिका के प्रधानमंत्री की बात करेंगे, अमेरिका के प्रधानमंत्री की अगर बात करेंगे तो ये आपका जॉन एफ कैनेडी। कौन थे, जॉन एफ कैनेडी थे। इसको आप याद रखिएगा। चलिए ये वैसे आगे वाला क्वेश्चन मिलेगा, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए कि शीत युद्ध का प्रारंभ काल कब से मनाए थे। तो आपको बताए थे जो प्रथम विश्व युद्ध था वो आपका 1914 से 1918, जो द्वितीय विश्व युद्ध था आपका 1939 से 1945। लेकिन जो आपका शीत युद्ध इसके बाद से चालू होता है, यानी विचारधारा की वो लड़ाई रहता है, ये आपका 1945 से 1991, और 1991 के बाद से आपका एक ध्रुवीयता कायम होता है अमेरिका के लिए। ठीक है ना, तो बताइए शीत युद्ध का प्रारंभ काल कब से माना जाता है, तो आप बताइए आंसर क्या हो जाएगा, 1945 के बाद से। कब से, 1945 के बाद से। इसका आप राइट आंसर याद रखिएगा, 1945 के बाद से, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है,
चलिए यहाँ पे हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन हो गया था। यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं कि दूसरे दुनिया के देशों में किस तरह के इस ये सब जो है ना इस आंसर से इससे कोई आपका मतलब नहीं है, ठीक है ना, ये जो है वह मिस्टेक हुआ है, ठीक है ना। दूसरी दुनिया के देशों में किस तरह के देश आते हैं, तो पहले हम आपको 3 पॉइंट बताते हैं। ये जो प्रथम कहेगा या फिर पहली दुनिया की बात करेगा, ठीक है ना। तो पहली दुनिया के देश में जो आपका जो देश आते हैं वो आपका पूंजीवादी आते हैं। कौन आते हैं? पूंजीवादी, यानी पहली दुनिया में पूंजीवादी। अगर दूसरी दुनिया की बात करेगा, दूसरी दुनिया, ठीक है ना, तो दूसरी दुनिया में जो आपका आ जाएंगे वो समाजवादी आ जाएंगे। कौन सा? समाजवादी, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग बात करेंगे तीसरी दुनिया में, किसमें? तीसरी दुनिया में, तो ये आपका गुट निरपेक्ष हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? गुट निरपेक्ष, ठीक है। तो गुट निरपेक्ष हो गए। तो अब यहाँ पे आपकी बात क्या कर रहा है कि दूसरी दुनिया के देशों में किस तरह के देश आते हैं, दूसरी दुनिया में जो है वह कौन से देश रहते हैं, तो ये आपका हो जाएगा कौन सा? तो समाजवादी। कौन सा? समाजवादी, ठीक है। इसमें ऑप्शन नहीं दिए, इसको वैसे ध्यान रखिएगा, आगे इस पर हम लोग कन्फर्म करेंगे, इस पर चर्चा हम लोग करेंगे, ठीक है ना। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 अब देखिएगा, 6ठा नंबर क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन करें कि गुट निरपेक्ष के सदस्यों देशों का जो शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में कब आयोजित किया गया था। अर्थात एक नई दिल्ली में जो है वह गुट निरपेक्ष आंदोलन का एक शिखर सम्मेलन किया जाता है, वह 1985 में किया जाता है। कब किया जाता है? 1985 में किया जाता है। और ये भी आप ध्यान रखिएगा, अगर ये आपका पहला बात करेगा ना कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन, पहला शिखर सम्मेलन, जो पहला जो शिखर सम्मेलन होता है 1961 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो बेलग्रेड में हुआ था। ध्यान रखिए कहाँ हुआ था? बेलग्रेड में हुआ था। और कुल जो सदस्य भाग लिए थे आपके कितने थे? तो 25 से। ये तीनों आपके क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपको कंफर्म जो है पूछेगा, ठीक है ना। गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? बेलग्रेड में। कितने सदस्य भाग लिए थे? 25। कितने जो है वह कब हुआ था? 1961 में हुआ था, ठीक है, बेलग्रेड में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 7 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन सोवियत संघ के जो विखंडन का परिणाम नहीं है। यानी जब सोवियत संघ का विखंडन होता है, माने वह टूट जाता है, तो उसका परिणाम क्या निकलता है? तो मध्य पूर्व में संकट। यानी जब वो अंत में इसका विखंडन होता है 25 दिसंबर 1991 पूर्ण रूप से इसका विखंडन हो जाता है, तो मध्य पूर्व की बात ही इसमें नहीं आएगा, ठीक है। इसको आप ध्यान रखिएगा, शुरुआत का, मध्य का। जब परिणाम पूछेगा तो परिणाम हमेशा अंत में आता है, मध्य में नहीं आता है, शुरुआत में नहीं आता है। तो जब भी ऐसे परिणाम वाला पूछेगा तो आप देखिए कि मध्य और शुरुआत वाला ऑप्शन होगा, तो उसको वहीं आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए यहाँ पे कि निम्नलिखित में से एक गुट निरपेक्ष आंदोलन के जनक नहीं थे। पहले गुट निरपेक्ष आंदोलन के बारे में आप समझ लीजिए कि गुट निरपेक्ष आंदोलन कहने का अर्थ क्या है, ठीक है ना। तो ये जो तीसरी दुनिया का जो देश था, तीसरी दुनिया के देश, ठीक है, तो तीसरी दुनिया के देश में आपका 5 जो है वो सदस्य देश थे। कितने? 5। और पाँचों देश के नेता जो है वो क्या करते हैं? तो पाँचों देश के नेता मिलकर गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत करते हैं, जिसका उद्देश्य होता है किसी भी गुट में शामिल नहीं होना। क्योंकि जब शीत युद्ध चल रहा था, शीत युद्ध जब चल रहा था, तो पूरा जो दुनिया था वो 2 गुटों में बंट गया था। कितने गुटों में? 2 गुटों में बंट गया था। एक आपका पूर्वी गुट था, ठीक है, और एक आपका पश्चिमी गुट था। जो पूर्वी गुट था इसका जो अगुवा जो था, नेतृत्व करता था, वो आपका रूस था, यानी सोवियत संघ था। और जो पश्चिमी गुट था इसका कौन था? तो अमेरिका था। कौन था? अमेरिका था, ठीक है ना। तो लेकिन तीसरी दुनिया में वैसे लोग आए, वैसे सदस्य आए जो मतलब किसी भी दुनिया में शामिल नहीं होना चाहता था। तो इसका नेता कौन थे, यानी इस आंदोलन के जनक कौन नहीं थे? तो देखो सुकर्णो थे, उसके साथ मार्शल टिटो भी थे, पंडित नेहरू थे, और अराफत जो है वह नहीं थे। कौन नहीं थे? अराफत। यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको ध्यान रखिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, आपको बता भी दिए कि क्यूबा मिसाइल संकट के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? तो जॉन एफ कैनेडी थे। और वहीं सोवियत संघ का था, सोवियत संघ के कौन थे? तो सोवियत संघ के निकिता क्रुश्चेव थी। कौन? निकिता क्रुश्चेव, ठीक है ना। चलिए 10 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन कर है, इसको समझ लीजिएगा ऐसे ही कि 10 नंबर क्वेश्चन, कौन से 2 समूहों के बीच शीत युद्ध चला था? तो आपको बताए थे अमेरिका और सोवियत संघ 1945 से, ठीक है ना। 1991 में क्या होता है? 1991 में इसका अंत हो जाता है, ठीक है। आते हैं हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। 11 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं।
सोवियत संघ द्वारा बर्लिन की नाकेबंदी कब की गई? देखिए तो बर्लिन की जो नाकेबंदी की गई थी वो आप कहिएगा 1948 में। कब की गई थी? 1948 में, ठीक है ना। बर्लिन की नाकेबंदी कब की गई थी? 1948 में की गई थी। देखिए अब ऐसा नहीं कि जितना क्वेश्चन दिया गया वहीं आपका क्वेश्चन है, इसके है ना, इसमें आपका एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिलेगा जो आपको टेस्ट में जो है ना, ये कल आपका टेस्ट होगा तो उसमें आपको पूरा ऐड कर दिया जाएगा सभी क्वेश्चन को। यानी आप जो एक एक जो पॉइंट बोल रहे हैं उस पॉइंट पे आप ध्यान दीजिएगा, कल के टेस्ट में सभी पॉइंट ऐड किया जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन कि नाटो की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? यानी नाटो का जो उसकी उद्देश्य क्या था, ठीक है ना, जब ये बना था। जैसे बताइए कि नाटो की स्थापना कब हुआ था? तो 4 अप्रैल 1949 में इसकी स्थापना हुआ था अमेरिका के द्वारा। किसके द्वारा? अमेरिका के सैन्य संधि संगठन है। और इसकी स्थापना जो हुआ था, क्यों हुआ था? तो जो पश्चिम यूरोप था उसमें सोवियत संघ के प्रभाव के विस्तार को रोकने के लिए इसकी स्थापना किया जाता है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन शीत युद्ध के प्रमुख कारण रहे? यानी शीत युद्ध का मुख्य कारण क्या था? तो अमेरिका एवं सोवियत संघ के बीच विचारों का सैद्धांतिक मत, ये भी है। विजित प्रदेशों पर आधिपत्य संबंधी विवाद, ये भी है। युद्धकालीन निर्णय को, ये भी, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। आप ध्यान रखिएगा कि इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। 14 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन देखिए कि सोवियत संघ में साम्यवादी शासन। देखिए साम्यवादी जो शासन हुआ था सोवियत संघ, बोल्शेविक क्रांति हुआ था। कौन सा? बोल्शेविक क्रांति, ठीक है। तो ये जो बोल्शेविक क्रांति हुआ था 1917 में हुआ था। कब हुआ था? 1917 में। आप लेनिन का नाम सुने होंगे, तो लेनिन के नेतृत्व में किया गया था, लेनिन के नेतृत्व में। तो 1917 में होता। उसी के बाद से जो आपका साम्यवादी शासन की स्थापना होती है, ये आपका 1917 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 14 का आपका ए नंबर राइट आंसर हो गया। चलिए, लाल सेना निम्नलिखित में से किस देश की सेना कहा गया है? तो लाल सेना जो आपका सोवियत संघ, यानी सोवियत संघ के जो सेना थे, अभी सोवियत संघ ने 15 गणराज्यों को मिलाकर बनाया गया था, ये भी आप ध्यान रखिएगा। सोवियत संघ जो आपका कितने गणराज्यों को मिलाकर बनाया गया था? तो 15 गणराज्यों को मिलाकर बनाया गया था। और इसकी सेना को हम लोग लाल सेना कहते हैं। क्या कहते हैं? लाल सेना, ठीक है। और इसका विघटन कब हो जाता है? ये भी ध्यान, विघटन आपका 1991 में हो जाता है सोवियत संघ का। और इसी के भी विघटन के साथ जो आपका शीत युद्ध का अंत भी हो जाता है। चलिए, हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका द्वारा बम का प्रयोग कब किया था? 1945 में किया गया था, ध्यान रखिएगा। और यह कहेगा कि अमेरिका के जो, या फिर नागासाकी और हिरोशिमा किस देश के शहर है? तो अमेरिका के है। और ऐसे हम एक्यूरेट देखेंगे तो हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945, ठीक है। और नागासाकी पर देखेंगे तो आपका 9 अगस्त 1945, ठीक है। ये आप बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मार्शल योजना कब शुरू की गई थी? तो मार्शल योजना 1948 में। मार्शल योजना क्या था? तो ये जो यूरोपीय देश जो थे, यूरोपीय देश को आर्थिक सहायता प्रदान के लिए मार्शल योजना किसके द्वारा बनाई गई थी? तो अमेरिका के द्वारा बनाई गई थी। किसके द्वारा? अमेरिका के द्वारा बनाई गई थी। तो अब आंसर आप बताइए कि जो मार्शल योजना आखिर जो थी वो कब बनाई गई थी? तो आप ध्यान रखिएगा 1948 में। कब बनाई गई थी? 1948 में। तो 17 का राइट आंसर आपका ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नाटो की स्थापना आपको चर्चा कर दी है कि नाटो जो था आपका अमेरिका का, किस देश का था? अमेरिका का जो सैन्य संधि संगठन था तो अमेरिका का था। और इसकी स्थापना कब होता है? 4 अप्रैल 1949 में। और कहे कितने संस्थापक सदस्य रहते? तो 20, यानी 20 देशों ने उस पर हस्ताक्षर किया था। ये भी बात आप ध्यान रखिएगा। चलिए, यहाँ पे क्वेश्चन आ ही गया कि नाटो की स्थापना के समय कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किया था? तो 20, ठीक है ना। कितने सदस्यों ने? 20 सदस्यों ने हस्ताक्षर किया था। चलिए, यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा कि चीन जो है वह संयुक्त राष्ट्र संघ, देखिए अभी संयुक्त राष्ट्र संघ क्या होता है? इसकी स्थापना 1945 में हुआ था। कब हुआ था? 1945 में। और इसकी अंग की बात करेगा तो 6 अंग है। कितने? 6 अंग है। और संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्य काम है विश्व में शांति जो है वो बनाए रखना, ठीक है ना। भारत भी आपका 1945 में शामिल होता है। वैसे सब विशेष जो है ना आपका 6ठा चैप्टर में हम लोग कवर करेंगे। लेकिन आप इतना इसमें समझिए कि जो चीन जो है वह संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना था? ये आपका
ये जो चीन जो है वह संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना था? तो आपका 1971 में। कब बना था? 1971 में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1971 हो जाएगा। जितने भी नए क्वेश्चन मिले आप उसको एक दो बार लिखिएगा, जरूर याद होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। इसका ऑनलाइन सेट किया जाएगा ऑनलाइन, तो ये आपका ऑनलाइन में भी विशेष मदद करेगा, आपको याद हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, मार्शल योजना क्या थी? तो आपको बताए थे। मार्शल योजना जो आपका क्या है, तो यूरोप के देशों को पुनर्निर्माण हेतु अमेरिकी सहायता, यानी ये अमेरिका के द्वारा बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1948 में बनाया गया था। ये भी आप बात ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए, यहाँ पे क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन पहले समझ लीजिए कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। तो इसको हम लोग समझते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जब क्यों किया गया था, इस बात को आपको पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना क्यों किया गया था? तो अंतर्राष्ट्रीय जगत में शांति, सुरक्षा, सहयोग के संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन, ये क्लियर है, सही है। आने वाले पीढ़ी को युद्ध की विभीषिका यानी उसके जो है वह प्रभाव से रोकने के लिए, ये भी सही है। राष्ट्रों की संप्रभुता की रक्षा, ये भी सही है। अर्थात इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। यानी संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना इन सभी के लिए किया गया था। चलिए, यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि गुट निरपेक्षता की नीति किस महादेश के मूल्य के लोगों के नवजागरण था। तो देखिए, ये जो गुट निरपेक्ष आंदोलन था ना, अधिकतर उसमें जो बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था वो एशिया के देश ही लिया था। कौन सा? एशिया के देश। जैसे भारत भी आपको उसमें शामिल है। भारत जो है ना, ये आपका सार्क और गुट निरपेक्ष का ही सदस्य है। विश्व जो स्वास्थ्य संगठन, इस सब में जो है वह भाग लेता है। लेकिन अगर बात करेगा किसी के मतलब जो संघीय होता है ना, जो किसी देश का एक होता है, उसमें भारत शामिल नहीं होता है, ठीक है ना। जैसे नाटो हो गया, सीटो हो गया, ठीक है। तो इस सब में शामिल नहीं होता है। जो पूरा फायदा के लिए होता है, भारत उसी में शामिल रहता है, ठीक है। तो ये जो है आपका एशियाई महादेश हो जाएगा। यानी जो गुट निरपेक्षता की नीति है वह एशियाई महादेश के ही लोगों के कारण हुआ था। और याद रखिए कि इसमें भारत हो गया, ये सब जो है काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। भारत से जो तो उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जिसे हम लोग विदेशी और जो निर्माता भी हम लोग कहते हैं, ठीक है। चलिए, 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किनके कोशिशों से, यानी कौन प्रयास किए थे, किनके कोशिश रहा कि गुट निरपेक्षता की नीति अस्तित्व में आई थी। देखिए, ये जो अब्दुल जो नासिर थे, ये आपका मिस्र से थे। इनका भी काफ़ी ज़्यादा योगदान था गुट निरपेक्ष की आंदोलन में, ठीक है। उसके से जवाहरलाल नेहरू, ये आपका भारत से थे, इनका भी बहुत बहुमूल्य योगदान था। तो आपका अब्दुल गमार नासिर भी हो गए, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो गए। ये आपका जो जोसेफ जो ब्राज टिटो है, ये भी इनका भी था। यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा, ठीक है ना। तो 5 देश आपका थे, 5 देश के नेता का नाम याद रखिएगा, क्लियर हो जाएगा पॉइंट, ठीक है। देखिए, अब यहाँ पे क्या करा है कि गुट निरपेक्षता को प्रोत्साहित करने वाले प्रमुख कारक निम्नलिखित में से कौन है। यानी गुट निरपेक्षता को कौन से कारक जो है उसको प्रोत्साहित करते हैं, उसको बढ़ाता है। गुट निरपेक्षता को कौन से कारक उसको बढ़ावा देता है। तो देखिए, शीत युद्ध सही है। सैनिक युद्ध से अलग रहना, मतलब उसका उद्देश्य यही होता है कि शीत युद्ध का मतलब क्या हुआ, जिसमें हम लोग अस्त्र से लड़ाई नहीं करते हैं, ठीक है ना। अस्त्र की लड़ाई नहीं करते हैं, उसी को हम शीत युद्ध कहते हैं। तो ये शीत युद्ध भी उसका मतलब प्रभावित करता है। उसका उद्देश्य आपको सीधे यहाँ पे क्वेश्चन समझना है, तो आप ऐसे समझिए कि गुट निरपेक्षता की जो उद्देश्य क्या होता है। तो शीत युद्ध यानी युद्ध जो है वह विशाल नहीं बनना, आक्रमणकारी नहीं बनना। सैनिक युद्ध से अलग रहना, ये भी ठीक है। राष्ट्रों का स्वतंत्र अस्तित्व की इच्छा, ये भी ठीक है। उपयुक्त सभी आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो 25 का आपका क्या हो गया? डी नंबर हो गया। चलिए, यहाँ पे देखते हैं कि निम्नलिखित में से शीत युद्ध का सबसे बड़ा प्रतीक कौन था। तो आपको बताए थे कि जो सबसे बड़ा जो प्रतीक था ना, वो बर्लिन दीवार का खड़ा किया जाना, ठीक है ना। बर्लिन दीवार को जो खड़ा किया गया था, ये सबसे बड़ा जो प्रतीक था। और ये कब किया गया था? तो 1961 में। याद रखिए कि बर्लिन का दीवार कब खड़ा किया गया था? 1961 में। और 1989 में गिरा दिया गया था। 28 वर्षों तक ये खड़ा रहा था। कितने वर्षों तक? 28 वर्षों तक। और नाकेबंदी की बात करेगा बर्लिन का, तो 1948 में किया गया था। ये भी आप बात ध्यान रखिएगा। इसमें जितना ही पॉइंट बताएं, ये सब आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप नोट करते रहिएगा। चलिए, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? तो आपको बताते हैं कि जर्मनी का जो एकीकरण है वह अक्टूबर 1990 में हुआ था। एक बात और आप ध्यान रख लीजिएगा कि जो जर्मनी का एकीकरण है ना, शीत युद्ध के दौरान ही हुआ था। इसलिए क्वेश्चन आपका पॉइंट दिया है क्वेश्चन में, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए, अगला पॉइंट 28 नंबर पॉइंट पे चलते हैं। देखिए, यही क्वेश्चन कर रहे हैं, यहाँ पे पूरा फुल फॉर्म में पूछा है कि शीत युद्ध के दौरान जर्मनी के एकीकरण किस वर्ष में हुआ था। तो ये आपका हो जाएगा अक्टूबर 1990 में। आपका तिथि भी दे सकता है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा।
29 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि पहले गुटनिरपेक्ष सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू। किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ठीक है, इसमें 5 जो है वह सदस्य देश थे, जिसमें से एक भारत भी आपका शामिल था। पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो पहले तो आप ये समझिए कि कब हुआ था, 1961। इसको नोट कीजिएगा, नोट्स में नहीं दिया गया है, ये आप टेस्ट में दिया जाएगा। 1961। कितने सदस्य इसमें भाग लिए थे? तो 25। ये भी आप नोट कीजिए, 2 पॉइंट का आप नोट कर लीजिएगा। और ये कहाँ हुआ था? तो बेलग्रेड में हुआ था। ये तो आपको दे दिए गए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका पहला चैप्टर का 30 क्वेश्चन रहा, लेकिन कल आपका टेस्ट होगा 35 से 40, यानी पूरा जो क्वेश्चन में किसको शामिल करके 35 क्वेश्चन के आसपास में रहेगा, उसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, यानी अभी तक हम 30 क्वेश्चन देख लें। 30 क्वेश्चन में जो भी दिक्कत है तो आप उसको कमेंट करके जो है क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए कह रहे कि बर्लिन की दीवार, आपको हम बताए थे कि बर्लिन की दीवार ही सबसे बड़ा प्रतीक था, यानी शीत युद्ध का सबसे बड़ा प्रतीक। शीत युद्ध का जो सबसे बड़ा प्रतीक था वह क्या था? तो बर्लिन का दीवार का खड़ा किया जाना। कब हुआ था? 1961 में। गिराया कब गया था? 1989 में। और कितने वर्षों तक खड़ा रहा था? 28 वर्षों तक पूर्वी जर्मनी के लोगों के द्वारा गिराया गया था। किसके द्वारा? पूर्वी जर्मनी के लोगों के द्वारा गिराया गया था। आगे बढ़ते हैं, तो 1 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? 1961 है। गिराने की बात करेगा तो 1989 आंसर हो जाएगा। 28 वर्षों तक खड़ा रहा। चलिए बताइए, सोवियत संघ के खेमे में, तो आपको बताए हैं कि जो पहली दुनिया, ठीक है ना, पहली दुनिया, दूसरी दुनिया और तीसरी दुनिया, इसको आप नोट कर लीजिएगा कि पहली दुनिया में जो शामिल थे वो आपका अमेरिका के खेमे में, अमेरिका में जो शामिल थे। दूसरी दुनिया में वैसे देश आते हैं जो सोवियत संघ में शामिल थे, सोवियत संघ में। और तीसरी दुनिया में वैसे देश शामिल होते हैं जो आपका गुट निरपेक्ष होते हैं। कौन सा? गुट निरपेक्ष आंदोलन को मानते हैं। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि सोवियत संघ ने कब अफगानिस्तान में हस्तक्षेप किया था? तो 1979 में किया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बर्लिन की दीवार कब गिराई गई थी? तो यही आपका आंसर हो जाएगा 1989। और ये बनाया कब गया था, खड़ा कब किया गया था? 1961 में। 28 वर्षों तक ये खड़ा रहा था। चलिए 5वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सोवियत संघ के विघटन का परिणाम नहीं है? तो देखो परिणाम नहीं, आपको बता दें कि विघटन जो होता है वो अंत में आता है ना, यानी 25 दिसंबर 1991 में इसका विघटन होता है, तो अंत में हो गया। ठीक है, तो परिणाम कौन नहीं है? तो देखिए यहाँ पे आपके शीत युद्ध की समाप्ति, ये तो हो गया था, ये तो परिणाम है। ठीक है ना। विचारधारा की लड़ाई की शुरुआत, देखिए अब यहाँ पे कहाँ बात कर रहा है कि परिणाम यानी अंत की बात कर रहा है, तो इसमें शुरुआत कहाँ से आ जाएगा? यानी यहीं आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए सोवियत संघ के जो अंतिम राष्ट्रपति थे वो कौन थे? तो उनका नाम था मिखाइल गोर्बाचेव। और ये आप याद रखिए 1985 में राष्ट्रपति बने थे। मेन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1985 में राष्ट्रपति बने थे और इन जो है वह 1991 में जो इस्तीफा दे देते हैं। ठीक है ना। अर्थात इनका शासनकाल की बात किया जाए तो इनका शासनकाल कब से कब तक हो जाएगा? तो शासनकाल हो जाएगा 1985 से 1991 तक हो जाएगा। 1985 में राष्ट्रपति बने और 1991 में जो वो इस्तीफा दे देते हैं। ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन है कि रूस की क्रांति कब हुआ था? तो रूस की क्रांति 1917 में। अब रूस की क्रांति कहिए या फिर बोल्शेविक क्रांति कहिएगा, कौन सा? बोल्शेविक क्रांति। और ये बोल्शेविक क्रांति जो है ना, ये आपका आप कह सकते हैं कि 1917 में हुआ था। और लेनिन, ठीक है ना, आप नाम सुनेंगे, व्लादिमीर लेनिन पूरा नाम है, तो लेनिन के नेतृत्व में किया गया था। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन को देखिए कि किसने सोवियत संघ में सुधारों की कोशिश की थी? देखिए और धीरे धीरे वहाँ की लोगों को, जनता को लग रहा था कि जो सोवियत संघ के जो देश है वह कहीं ना कहीं जो वह पिछड़ने के कारण हम ही लोग बन रहे हैं। सोवियत संघ के जनता को धीरे धीरे ख्याल आ रहा था। तो फिर जो अंतिम जो राष्ट्रपति थे मिखाइल गोर्बाचेव, कौन? मिखाइल गोर्बाचेव, जो बने थे कब? तो 1985 में। ठीक है, तो इनको थोड़ा सा लग रहा था कि नहीं ये जो है ना थोड़ा सा गलत हो रहा है लोगों के साथ, अगर ऐसे होगा तो फिर तख्ता पलट हो जाएगा, यानी शासन बदल सकते हैं, जनता जो नाराज हो सकता है, आंदोलन कर सकता है। तो इसके लिए इन्होंने ग्लासनोस्त, किसका? ग्लासनोस्त एवं पेरेस्ट्रोइका। ठीक है, ग्लासनोस्त एवं पेरेस्ट्रोइका का वह मंत्र देते हैं कौन? तो मिखाइल गोर्बाचेव। ठीक है ना। तो पूछे कि ग्लासनोस्त और पेरेस्ट्रोइका का मंत्र किसने दिया? तो मिखाइल गोर्बाचेव। और यही जो चीज़ है ना वो शुरुआत की है कि मतलब लोगों को खुश रखा जाए। ठीक है, तो ये आप क्लियर हो गया होगा कि जो सोवियत संघ में सुधारों की कोशिश जो है किसने किया था? तो आप कहिएगा मिखाइल गोर्बाचेव। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका
ये नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन बाल्टिक गणराज्य थे। अब देखिए बाल्टिक गणराज्य में आपका लिथुआनिया भी आता है, एस्टोनिया भी आता है, लताविया भी आता है, इनमें से सभी, ठीक है ना। ये बाल्टिक गणराज्य में आपका तीनों आपका आ जाएगा, इन चारों, ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इसको आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ब्रेजनेव, ठीक है ना। ये देखिए आपका सबसे पहले 19, अगर हम लोग थोड़ा सा इसको नोट डाउन कीजिएगा, नोट्स में भी वैसे आपको दे दिया गया है, इसको आप थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा, आपके लिए फ़ायदा रहेगा कि 1917 से लेकर 1924 तक बात करेंगे तो जो सोवियत संघ के जो राष्ट्रपति थे वो लेनिन थे। कौन थे? लेनिन थे, ठीक है। 1924 से अगर हम लोग बात करते हैं 53 तक तो वह जोसेफ स्टालिन थे। कौन थे? जोसेफ स्टालिन, जोसेफ स्टालिन थे। अगर हम लोग बात करेंगे कि 1953 से 1964 या 72 के आसपास में, ठीक है ना, इसको कवर कर लीजिएगा नोट्स से। तो उस समय कौन थे? तो आपका यही लियोनिड ब्रेजनेव थे। कौन थे? लियोनिड ब्रेजनेव थे। ये जो रुकिए यहाँ पे जो थे 64 तक, ठीक है, क्लियर है, ठीक है ना। 1953 से 64 तक जो थे वो आपका निकिता क्रुश्चेव थी। कौन? निकिता क्रुश्चेव। और आपको बताया थे निकिता क्रुश्चेव जब प्रधानमंत्री थी तो उसी समय क्या हुआ था? तो ये आपका क्यूबा मिसाइल संकट उत्पन्न हुआ था, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं कि जो 1972 से जो 85 तक जो थे वो आपका मिखाइल गोर्बाचेव, ये रुको, ब्रेजनेव, ठीक है ना। कौन सा? ब्रेजनेव, ब्रेजनेव थे। और फिर यहाँ से आपका चालू होता है ये जो 1900 जो आपका 85 रहता है, ठीक है, 1985, ठीक है। तो यहाँ से जो आपका इसको फिर से हम लोग इसको करते हैं, बनाते हैं, रुक जाइए 1 मिनट, इसको जो है ना हम लोग फिर से इसको क्लियर करते, कवर करते, इसको आप नोट डाउन कीजिएगा। सबसे पहले आपका 1917, ठीक है ना, 1917 से 1924 ये कौन थे? तो आपका लेनिन थे। कौन थे? लेनिन, इसको कर लीजिएगा नोट। 1924 से 1953 जोसेफ स्टालिन, यानी स्टालिन भी कह सकते हैं। अगर बात करेंगे कि 1953 से 64 तक का तो ये आपका निकिता क्रुश्चेव थी। कौन थी? निकिता क्रुश्चेव। और इन्हीं के समय जो ना क्यूबा मिसाइल संकट उत्पन्न हुआ था, ये आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मानिएगा। और फिर आपका 1964 से जो आपका 72 तक जो थे ना वो आपका लियोनिड ब्रेजनेव थे। कौन थे? लियोनिड ब्रेजनेव। और फिर आपका 85 से चालू होता है 91 तक का वो आपका मिखाइल गोर्बाचेव होते हैं, जो अंतिम जो रहते हैं, ठीक है ना। तो बताइए ब्रेजनेव जब किस देश के? तो ये आपका 5 जो नाम आपको बताइए सब सोवियत जो है वह संघ के थे। कौन सा? सोवियत संघ के थे। तो इसमें ब्रेजनेव जो हो जाएंगे वो कौन सा? तो सोवियत संघ के हो जाएंगे। तो आप ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 10 का। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? 1991 में हुआ था। अगर तिथि के साथ कहेगा तो 25 दिसंबर 1991। और इसका गठन कब हुआ था? तो 1917 में हुआ था, जब बोल्शेविक क्रांति हुआ था। कौन सा? बोल्शेविक क्रांति हुआ था। और 15 गणराज्य जो इसमें क्या किए थे? भाग लिए थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। अभी आपको बताएं कि पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट नामक सिद्धांत का प्रतिपादक कौन थे? मिखाइल गोर्बाचेव। अर्थात ये जो सुधार की कोशिश किए थे, ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। सोवियत संघ में सुधारों की कोशिश जो है किसने किया था? मिखाइल गोर्बाचेव ने किए थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 का आपका क्या होगा? तो 15 का आपका सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो गया है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन को कि सोवियत संघ में, ठीक है ना, सोवियत संघ में किस पार्टी का शासन था? तो आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे सिर्फ एक ही पार्टी था। कौन सा? एक ही पार्टी था और उसी का जो है शासन चलता था। उस पार्टी का नाम क्या था? तो कम्युनिस्ट पार्टी। क्या नाम था? कम्युनिस्ट पार्टी। और लगभग ये 70 वर्षों तक शासन किया था। ये भी कारण जो है ना वो आपका अंत का कारण बनता है सोवियत संघ के विघटन का, ठीक है। तो सोवियत संघ में किस पार्टी का शासन था? कम्युनिस्ट पार्टी का शासन था। आगे बढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि सोवियत संकट किससे टकराव बना रहता था? तो ये बताइए कि शीत युद्ध हो किसके बीच रहा था? तो अमेरिका के बीच हो रहा था। किसके बीच? अमेरिका के बीच हो रहा था, अमेरिका के बीच।
और किसके बीच हो रहा था, सोवियत संघ के बीच। तो हमेशा उसका टकराव किससे बना रहेगा, तो सोवियत संघ का जो टकराव है वो निश्चित है कि आपका अमेरिका से बना रहेगा। तो 17 का आपका ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि सोवियत संघ कितने गणराज्यों को मिलाकर बना था, तो ये आपका 15 गणराज्यों को मिलाकर बना था। और एक बात करें कि कब बना था, तो गठन कब हुआ था, तो सोवियत संघ का जो गठन हुआ था 1917 में गठन हुआ था। और इसका विघटन की हम लोग बात करेंगे तो 1991 में। कब हुआ था, 1991 में हुआ था। चलिए अगला पॉइंट पे हम लोग चलते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। 19 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि जो मिखाइल गोर्बाचेव है, कौन, मिखाइल गोर्बाचेव, ठीक है ना। तो जो मिखाइल गोर्बाचेव आपको बताया कि जो 1985 में राष्ट्रपति बने थे, 1991 तक थे। तो ये जो मिखाइल गोर्बाचेव है वो सोवियत संघ में किस नीति को चलाई थी, तो देखिए ये जो है ना वो आर्थिक राजनीतिक सुधार है, पढ़ लिए इसको। लोकतंत्रीकरण यानी प्रयास किए थे लोकतंत्र की स्थापना करने, लेकिन लोग उससे भी खुश नहीं हुए थे, और वहीं जो अंत का कारण बन जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लोकतंत्रीकरण, आर्थिक और राजनीतिक सुधार का वह जो है वह नीति चलाए थे, ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा कि सोवियत संघ में 1991 में जो तख्ता पलट होता है वो किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। तो इससे पहले आपको एक हम बात को समझाते हैं। आप देखिएगा, आपको पता है कि जो सबसे पहले जो राष्ट्रपति थे वो लेनिन थे, सोवियत संघ के। कौन थे, लेनिन। लेनिन के बाद आपका स्टालिन आते हैं। कौन आते हैं, स्टालिन। और फिर स्टालिन के बाद जो आपका निकिता खुश्चेव आती है। कौन आती है, निकिता खुश्चेव, निकिता खुश्चेव। फिर आपका ब्रेजनेव आते हैं। कौन आते हैं, ब्रेजनेव। फिर आपका मिखाइल गोर्बाचेव आते हैं। कौन आते हैं, मिखाइल गोर्बाचेव आते हैं। और ध्यान रखिएगा कि जो मिखाइल गोर्बाचेव ना, इनको जो हराते हैं, अब चुनाव वहाँ पे होता है क्योंकि सोवियत संघ का विघटन हो जाता है, ठीक है। और वहाँ पे पूंजीवादी ही अर्थात शॉक थेरेपी को लागू किया जाता है 1990 के आसपास में। तो मिखाइल गोर्बाचेव को जो हराते हैं ना, उनका नाम था एल्त्सिन। क्या नाम था, एल्त्सिन। यानी जो मिखाइल गोर्बाचेव को जो हराए थे वो कौन हराए थे, एल्त्सिन। तो ये आपका क्वेश्चन अब पढ़िएगा। क्वेश्चन क्या है कि सोवियत संघ में 1991 के जो तख्ता पलट होते हैं, शासन बदल गया था, तो उसमें किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया, तो बोरिस एल्त्सिन पूरा नाम है। तो 22 का आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सोवियत संघ का विघटन, तो देखिए दो चीज़ आएगा। सोवियत संघ के गठन की बात कर दिया कि गठन कब हुआ था, तो गठन जो हुआ था आपका 1917 में हुआ था, बोल्शेविक क्रांति के बाद। ये आपको बार बार इंडिकेट कर रहे हैं, आप इसको ध्यान रखिएगा। अगर विघटन की बात करें, टूट कब गया, बना तो था 1917 में सोवियत संघ, जो अमेरिका से टकराव हमेशा बना रहता था, शीत युद्ध के रूप में लड़ाता था, ये आप जानते हैं। लेकिन विघटन कब हुआ था, तो 25 दिसंबर 1991 में। ये जो है आप इसको बोर्ड मॉडल जो है वो लगा कर रखिएगा क्वेश्चन, ठीक है ना, ठीक है। और बात की कितने का मिला के गठन हुआ था, तो 15, ठीक है। तो ये आपका 23 का जो आंसर हो जाएगा, 23 का जो आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा, तो आपको 1991 हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे आपको बता दिए, अभी आपको कुछ देर पहले बताए थे, जो सोवियत संघ में सिर्फ एक ही पार्टी का शासन था, उस पार्टी का नाम है कम्युनिस्ट पार्टी। क्या नाम है, कम्युनिस्ट पार्टी उस पार्टी का नाम है। और ये लगभग 70 वर्ष तक शासन किया था, इसलिए जनता वहाँ की खुश भी नहीं था। और अंतिम जो राष्ट्रपति थे, आपको पता होगा, अंतिम जो राष्ट्रपति थे वो अंतिम राष्ट्रपति का नाम था मिखाइल गोर्बाचेव। क्या नाम था, मिखाइल गोर्बाचेव। और इनका 1991 में तख्ता पलट होता है, एल्त्सिन इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कौन है, एल्त्सिन। तो कब निभाते हैं, 1991 में। तो इस भी ध्यान रखिए कि 70 वर्षों तक लगभग वह शासन किया था। कब तक, 70 वर्षों तक वह शासन किया था। 24 का ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। बर्लिन की दीवार कितने किलोमीटर की थी, देखिए तो वह लगभग 150 से 155 किलोमीटर के आसपास में थी। और ये बर्लिन की दीवार कब बना था, आपको बता दिए 1961 में, गिराया गया 1989 में, 28 वर्षों तक खड़ी रही। कितने वर्षों तक, 28 वर्षों तक, ठीक है। तो 25 का यहाँ पे आप देखिए कि बर्लिन की दीवार जो है उसकी लंबाई जो है कुल कितने किलोमीटर है, ये चीज़ आप देख लिए। तो आपको क्या जाएगा, 150 किलोमीटर। अगर नहीं देगा तो 155 हो जाएगा, ठीक है ना। तो सी हो जाएगा आपका ऑप्शन। चलिए देखिए, अभी यहीं पे क्वेश्चन आया कि बर्लिन की दीवार लगभग कितने वर्षों तक खड़ी रही थी। तो आपको एक चीज़ क्या समझाया कि जो बनी थी वो 1961 में, जो आपका गिरा दी गई 1989 में। तो 1989 से अगर आप 61 को घटेगा तो आपका 28 वर्ष निकलेगा। कितना, 28 वर्ष। तो बताइए बर्लिन की दीवार जो लगभग कितने वर्षों तक खड़ी थी, तो आपका 28 वर्षों तक खड़ी थी। ये भी आप ध्यान रखिएगा, कितने वर्षों तक, 28 वर्षों तक, ठीक है। बर्लिन की दीवार को किसने गिराया था, तो बर्लिन की जो दीवार है वो किसने गिराया था, तो पूर्वी जर्मनी के आम जनता ने 1989 में गिराया था, पूर्वी जर्मनी के, ठीक है ना, पूर्वी जर्मनी के आम
जनता ने, ठीक है ना। बर्लिन की दीवार को किसने गिराया था? पूर्वी जर्मनी के आम जनता ने 1989 में 28 वर्षों तक यह खड़ी रही। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन को समझिएगा आप। देखिए क्वेश्चन करे कि सोवियत अर्थव्यवस्था की प्रकृति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वह क्या है, वह गलत है। यानी सोवियत संघ के बारे में कौन सा जो बात कही गई है वह गलत है। तो पहला कि सोवियत अर्थव्यवस्था में समाजवादी प्रभावी विचारधारा थी। तो इस चीज़ को आप समझिएगा कि जब शीत युद्ध चल रहा था तो विचारधारा की लड़ाई था। किसकी? विचारधारा की वह लड़ाई था, क्योंकि अमेरिका जो था ना, विचारधारा की लड़ाई था क्योंकि जो अमेरिका था, अमेरिका और सोवियत संघ के बीच हो रहा था। ये तो आप जानते हैं 1945 में चला हुआ था, 1991 तक चला था, ठीक है। जो अमेरिका था ना वो पूंजीवादी विचारधारा को मानता था। कौन सा? पूंजीवादी। जबकि जो सोवियत संघ जो था वो समाजवादी विचारधारा को मानता था, ठीक है। तो अब एक चीज़ आप समझिए कि सोवियत अर्थव्यवस्था में समाजवाद प्रभावी विचारधारा थी, ये तो सही बात है, ठीक है। आपसे पूछा कौन गलत है, तो ये तो चीज़ सही हो गया। उत्पादन के साधनों पर राज्य का स्वामित्व था, ये भी सही है। देखो अब समाजवादी में क्या होता है, जितने भी उत्पादन के साधन होते हैं उस पर कौन मालिक होता है? तो राज्य यानी सरकार होता है, तो ये भी बात सही है। जनता को आर्थिक आज़ादी थी, नहीं, ये वाला जो चीज़ है ना, ये जो है वो बहुत गलत है। जनता को आर्थिक आज़ादी जो है ना वो सिर्फ पूंजीवादी में होता है। किस में होता है? पूंजीवादी, जो अमेरिका मानता था। पूंजीवादी को कौन मानता था? अमेरिका। तो ये बात आप कंफर्म कर लिए होंगे, ठीक है, कि 28 नंबर में क्या हो जाएगा? तो जनता को आर्थिक आज़ादी थी, ये जो बात है ना ये गलत है, ठीक है ना। जनता को आर्थिक आज़ादी नहीं थी, अर्थात ये आपका 28 का, ठीक है ना, 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 28 का आपका सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे जनता को आर्थिक आज़ादी थी। चलिए अब फिर यहाँ पे एक चीज़ समझे, क्वेश्चन जो है वो रिपीट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो सोवियत संघ के विघटन का परिणाम नहीं है। तो आपको बताया कि जब विघटन होगा तो अंत में होगा। कब होगा? अंत में होगा। तो जब विघटन अंत में होगा तो मध्य का बात, शुरुआत की बात जो है ना वो नहीं आ सकता है। ये बात आप क्लियर रखिएगा, एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखिए कि भारत के भिलाई, बोकारो, विशाखापट्टनम के इस्पात कारखानों के लिए किसकी सहायता मुहैया कराई गई थी? तो ये आपका जो देखिए अब यहाँ पे आप भूगोल में पढ़े होंगे, किसमें? भूगोल में, ठीक है ना। भूगोल में एक चीज़ आप पढ़े होंगे कि भारत में कुछ लौह इस्पात कारखाना थी, ठीक है ना। और इसकी जो सहायता मतलब इसकी जो स्थापना है ना कुछ विदेशी देशों की सहायता से किया गया था। जैसे आप भिलाई का नाम पढ़े होंगे, बोकारो का नाम देखिए, तो ये जो है ना वो सब रूस की सहायता से, किससे? रूस की सहायता से। अब रूस में जो मेन था वो आपका सोवियत संघ ही था, तो आपका सोवियत संघ, यहाँ पे रूस नहीं दिया, क्या दिया? सोवियत संघ, ठीक है। आपको ट्रिक बताया गया था भीरू, ठीक है ना, क्या? भीरू। तो भी से भिलाई और रूस से रूस, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं और इस क्वेश्चन को समझिएगा। ये कुछ अजीब क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने कश्मीर मामले पर संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के रुख का समर्थन दिया है? देखो जब आप ये भाग 2 का चौथा चैप्टर आप पढ़िएगा तो उसमें एक बात आपको मिलेगा कि भारत और रूस के बीच में कुछ समझौता हुआ है, एक 80 द्विपक्षीय समझौता हुआ था। इसको नोट कीजिएगा आप, 80 द्विपक्षीय समझौता हुआ था। भारत और रूस के बीच में 80 द्विपक्षीय समझौता हुआ था 2001 में। कब हुआ था? 2001 में। साथ साथ में जो इसके बीच एक और रिलेशन है, यानी भारत और रूस के बीच यानी सोवियत संघ के बीच एक और रिलेशन है कि भारत को है ना ये जो कश्मीर के मुद्दे पर जो है वो सोवियत संघ क्या करता है? उसकी सहायता देता है, यानी उसकी सहायता करता है। तो 31 का क्या हो गया ये? या फिर आप जो है वह भाग 2 में ही आप पढ़े हुए चौथा चैप्टर में कि भारत और सोवियत संघ के बीच में क्या जो है वह रिलेशन है, क्या संबंध है। तो आपको उसमें एक पॉइंट दिया गया था ना कि भारत को जो है वह कश्मीर के मुद्दे पर सोवियत संघ क्या करता है? तो वह सहायता देता है, अर्थात उसको समर्थन देता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे एक जो रूस है, ठीक है, यहाँ पे एक और क्वेश्चन है 32 नंबर की, भारत किसके लिए हथियारों का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार देश है? तो रूस के लिए। ये आप चीज़ देखेंगे, ये भी आपको संबंध, आप सीधे उस संबंध को याद रखिए कि भारत और रूस के बीच क्या संबंध था। तो जो भारत है रूस से जो है ना वह हथियार को खरीदता है, वह दूसरा देश है, ठीक है, हथियार को खरीदने वाला, ठीक है, दूसरा। उसके बाद अगर बात करेंगे तो दोनों के बीच एक 80 द्विपक्षीय समझौता हुआ था। कौन सा? 80 द्विपक्षीय समझौता हुआ था। साथ में कश्मीर पर समर्थन मिलता है, यानी कश्मीर के मुद्दे पर रूस जो है भारत को समर्थन देता है, यानी साथ देता है, ठीक है। तो ये आपका 32 का क्या हो जाएगा? 32 का आपका रूस हो जाएगा राइट आंसर।
रूस के जो है पहले राष्ट्रपति, यानी यहाँ पे जो है ना वो निर्वाचित की बात कर रहा है, ठीक है। जब वो अलग हो गया, सोवियत संघ का विघटन हो गया, तो रूस के जो पहले राष्ट्रपति थे वो बोरिस येल्त्सिन थे। लेकिन अगर बात करें कि सोवियत संघ का अंतिम राष्ट्रपति, तो वो किसको हराए थे, तो मिखाइल गोर्बाचेव को। किसको, मिखाइल गोर्बाचेव को 1991 में। ये आप बात ध्यान रखिएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता की घोषणा करने वाला पहला सोवियत गणराज्य कौन था। ये जो देखिए सोवियत गणराज्य जो है ना 15 था। कितना, 15 को राज्यों को, गणराज्य को मिला के क्या बनाया गया था, सोवियत संघ। क्या बनाया गया था, सोवियत संघ बनाया गया था। और इस सोवियत संघ में जो है ना वो लिथुआनिया जो देश है वो सबसे पहले कहता है कि हम इसमें नहीं रहेंगे, अर्थात वह सबसे पहला जो आपका कौन हो जाएगा, लिथुआनिया हो जाएगा। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे 1917 की रूसी क्रांति के नायक के रूप में, तो आपको बताएं कि 1917 में एक रूसी क्रांति होता है, अर्थात जिसे हम बोल्शेविक क्रांति कहते हैं। कौन सा, बोल्शेविक क्रांति। तो इसका जो जनक था आपको व्लादिमीर लेनिन थे, और यह सोवियत संघ के राष्ट्रपति भी रहे 1917 से 1924 तक। 24 में इनका मृत्यु हो जाता है। निम्नलिखित में से किस पर सोवियत संघ के घटना का आरोप लगाया जाता है। यानी देखिए तो लास्ट जो राष्ट्रपति थे कौन थे, मिखाइल गोर्बाचेव, उन्हीं पर लगाया जाता है। अरब क्रांति की शुरुआत जो ट्यूनीशिया देश से हुआ था। अरब क्रांति किस मुद्दे के खिलाफ शुरू हुई थी। अरब क्रांति जब किस मुद्दे के खिलाफ शुरुआत हुई थी, तो तानाशाही, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, गरीबी, उपयुक्त सभी हो जाएगा। प्रथम खाड़ी युद्ध कब हुआ था, तो प्रथम जो खाड़ी युद्ध हुआ था आपका 1990 में। एक और बात है कि इसमें 3 जो देश थे, इराक थे, कौन, इराक, कुवैत और अमेरिका। इसके बारे में हम लोग तीसरा चैप्टर विशेष हम चर्चा करते हैं। आगे अभी बढ़िएगा, आप बस ध्यान रखिए। प्रथम खाड़ी युद्ध जो आपका हुआ था 1990 में हुआ था, 3 देश इसमें शामिल थे। चलिए, प्रथम खाड़ी युद्ध के तहत कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म चलाया गया था। ये भी आपको हम आगे चलते हैं तीसरे चैप्टर में तो चर्चा करते हैं। प्रथम खाड़ी युद्ध के दौरान संयुक्त राष्ट्र संघ के लिए फैसला किसने जो है नई व्यवस्था की संज्ञा दिया, तो ये आपका आंसर हो जाएगा जॉर्ज बुश, ठीक है ना, जॉर्ज बुश। ठीक है, अब थोड़ा सा इस बात को आप थोड़ा सा समझिएगा। यहाँ पे एक चीज़ जो है आपको हम क्लियर कर देते, तब यहीं पे ज़्यादातर क्वेश्चन मिल जाए। तो देखो जो सबसे पहले एक आप चीज़ समझिएगा, यहाँ पे आपको थोड़ा सा हम पेपर लेते हैं, यहाँ पे समझाने के लिए बड़ा करते हैं। चलिए देखिए, अब यहाँ पे समझिए कि जो सबसे पहले है कि एक संयुक्त राष्ट्र संघ होता है। कौन होता है, संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ, इसका काम क्या है, इसका काम है कि जो विश्व में शांति बनाए रखना। तो 1990 की बात है, कब, 1990 की बात है। 1990 में इराक क्या करता है कि कुवैत पर आक्रमण कर देता है। किस पर, कुवैत पर, ठीक है। तो इस इराक को जो है वह संयुक्त राष्ट्र संघ माना करता है कि अपना कब्जा हटा लो, कुवैत से अपना कब्जा हटा लो। लेकिन उस समय जो इराक के राष्ट्रपति थे ना वो सद्दाम हुसैन थे। कौन थे, सद्दाम हुसैन थे। और ये अपने कब्जा को नहीं हटाते, यानी सद्दाम हुसैन जब कुवैत पर से कब्जा नहीं हटाते हैं, तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक नाटकीय फैसला लिया। क्या लिया, नाटकीय फैसला लिया। और क्या कर दिया, तो इराक पर जो है ना, इराक पर आप थोड़ा सा अलग भाषा में समझिएगा, इराक पर जो आक्रमण करने का, ठीक है ना, आक्रमण जो है वह करने का जो है वह अधिकार दे दिया। तो इसे एक नई जो है ना संज्ञा, नई व्यवस्था का जो संज्ञा दिया गया जॉर्ज बुश के द्वारा। किसके द्वारा, जॉर्ज बुश के द्वारा। और इसमें अमेरिका बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, 75% अपना सैनिक दिया। कितना, 75%। और इराक पर जो आक्रमण करने के लिए 34 देशों की सेना बनाई गई थी, अर्थात उसी को हम लोग ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म के नाम से जानते हैं। कौन सा, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। इसे हम लोग प्रथम खाड़ी युद्ध भी कहते हैं, या फिर कह सकते हैं कि कंप्यूटर युद्ध कहा जाता है, ठीक है। तो ये आपका पूरा पॉइंट रहा जो ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म से। तो यहाँ से एक पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा कि प्रथम खाड़ी युद्ध के दौरान संयुक्त राष्ट्र संघ के लिए जो फैसला जो दिया गया था वो किसने संज्ञा दिया, तो अभी आपको पता है जॉर्ज बुश। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और हम अगला क्वेश्चन की बात करते हैं कि सोवियत संघ के विघटन के बाद, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्वेश्चन करें कि सोवियत संघ के विघटन के बाद
उसकी सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता किसे दी गई थी? तो आप पढ़ेंगे रूस को। देखिए अभी सुरक्षा परिषद क्या होता है तो आपको हम चर्चा करेंगे छठा चैप्टर में, लेकिन ध्यान रखिए कि सुरक्षा परिषद के कुल सदस्य हैं 15। कितना? 15। अगर अस्थायी की बात करें जिसे 2 वर्षों के लिए चुना जाता है तो अस्थायी की सदस्य की संख्या 10 है, और अस्थायी की बात करेंगे तो आपका 5 है। कितने हैं? 5 है। तो इस पाँचों में जो है ना रूस का आपको नाम याद कराए थे, तो आपका रूस आंसर राइट आंसर हो जाएगा। मध्य एशिया में कौन सा जो देश है वह 10 वर्ष तक गृह युद्ध की चपेट में था? तो आप याद रखिए ताजिकिस्तान। ठीक है। 44 नंबर है कि रूस के किन 2 गणराज्यों में हिंसक और अलगाववादी आंदोलन चले थे? तो आपका चेचन्या और दागिस्तान। अब यही चीज़ आपको बताएं कि भारत और रूस के बीच में जो वो क्या संबंध है, तो इस पर आपको समझा चुके हैं कि भारत और रूस के बीच में जो 80 द्विपक्षीय समझौता हुआ था, 80 द्विपक्षीय समझौता हुआ था 2001 में हुआ था। कब हुआ था? 2001 में हुआ था। साथ में जो रूस है कश्मीर को जो है कश्मीर मुद्दा पर क्या कहता है? भारत को समर्थन देता है। साथ में जो भारत है रूस का जो है ना रूस से जो मतलब दूसरा जो हथियार को जो है खरीदने वाला देश है, दूसरे नंबर पे आता है। ठीक है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सोवियत संघ के विघटन के बाद सोवियत संघ ने देशों ने किस व्यवस्था को अपनाया? तो शॉक थेरेपी को 1990 के आसपास में। कब? 1990। इस पॉइंट को आप नोट कीजिएगा। शॉक थेरेपी कब अपनाया गया? 1990 में। और शॉक थेरेपी क्या था? तो आपको बताते हैं कि जब सोवियत संघ का विघटन होता है कब? 1991। कब? 1991। तो जब सोवियत संघ का विघटन होता है तो वहाँ से पूंजीवादी को खत्म करना था। कौन सा? पूंजीवादी। तो वहीं यहाँ पे जो है ना समाजवादी अर्थव्यवस्था था सोवियत संघ में। कौन सा? समाजवादी। तो वहीं समाजवादी को हटाकर, ठीक है ना, वहाँ पे क्या लागू किया जाता है? तो वहाँ पे जो आपका पूंजीवादी लागू किया जाता है। कौन सा? पूंजीवादी। तो पूंजीवादी को लागू किया गया था तो वह शॉक थेरेपी के द्वारा। कौन सा? शॉक थेरेपी के द्वारा। तो आप ध्यान रखिएगा ये आपका शॉक थेरेपी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शॉक थेरेपी अपनाने के बाद सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था कैसी हो गई? तो एकदम जो है ना वो पूरा तहस नहस सी हो गई थी। कौन सी? तहस नहस हो गई थी। ठीक है। 1991 के बाद कई प्रांतों में टूट गया। यानी कौन जब कई प्रांतों में टूट गया? तो यूगोस्लाविया। कौन सा? यूगोस्लाविया। 48 का आपका ऑप्शन जो है ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सोवियत संघ के विघटन के कारण नहीं है? यानी सोवियत संघ के जो है ना कारण जो है वो हो रहा था, सोवियत संघ में का जो विघटन हुआ था उसका कारण क्या नहीं है? तो आवागमन की सुविधा, अर्थात आने जाने से इससे कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन बाकी सब कारण जो है ना तो विघटन के कारण बना। और ये विघटन कब हो गया? तो 1925 दिसंबर 1991 में। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका आएगा, जो पाठ आपका जो चालू होता है वो तीसरा पाठ चालू होता है, समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व। ठीक है। तो यहाँ तक जो आपका 1 और 2 समाप्त हो गया। लगभग जो हम लोग क्वेश्चन 79 क्वेश्चन देखे हैं। आज के टारगेट का हम लोग आधा के आसपास में चले आए हैं। आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पे पाठ का नाम देखते हैं, समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व। ठीक है ना। अब इस चीज़ को आपको पहले भी समझा दी हैं कि जो सबसे पहले प्रथम विश्व चला था 1914 से 1918 तक। ठीक है। दूसरा विश्व जो चला था 1939 से 1945 के बीच। 1945 के बाद आपका शीत युद्ध का दौर आता है। कौन सा? शीत युद्ध का दौर आता है। और फिर इसका अंत होता है शीत युद्ध का 1991। और फिर आपका एक ध्रुवीयता का शुरुआत होता है। तो एक ध्रुवीयता जो है ना वो अमेरिका के लिए परिचायक है। किसके लिए? अमेरिका के लिए परिचायक रहता है। तो यहाँ पे अमेरिका अब क्या करता है? तो 4 ऑपरेशन करता है। कौन सा? कितना? 4। ठीक है। अब इसी में हम लोग समझ लेते हैं कि चारों ऑपरेशन कौन कौन होते हैं। क्वेश्चन मिलते हैं आपको, समझाते जाएंगे। अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, यानी इसका हिंदी हुआ विश्व व्यापार संगठन। कौन सा? विश्व व्यापार संगठन। तो विश्व व्यापार संगठन पर हमला कब किया जाता है? तो 9 सितंबर 2001। इसको हम लोग 9/11 की घटना कहते हैं। 9/11 की घटना भी कहा जाता है। इसको आप ध्यान रखिएगा। देखिए अब इसके पीछे की कहानी क्या है तो आपको थोड़ा सा समझाते हैं। तो 2001 की बात है, 9 सितंबर 2001 की बात है। ठीक है। जब जो है आपका यहाँ पे रुकिए। और अमेरिका में क्या है ना, अमेरिका में उल्टा चलता है। ठीक है। पहले जो है ना, जैसे 9/11 कहने का अर्थ हुआ कि पहले आपका महीना का नाम है। किसका नाम है? महीना का नाम है। ठीक है ना। तो ये जो महीना 9वां महीना आपका सितंबर होता है।
और ये जो है ना आपका दिन हो गया, क्या हो गया, दिन। तो जो घटना है आपका 11 सितंबर 2001 की घटना है। कब की? 11 सितंबर 2001 की घटना है। इसका आप राइट कीजिएगा 11 सितंबर 2001। तो 11 सितंबर 2001 की बात है कि अमेरिका के जो है ना 4 विमान, कितने, 4 विमान पर 19 देश के अपहरणकर्ताओं ने क्या किया, आक्रमण कर दिया। ठीक है, जिसमें से 2 जो विमान था, कितना, 2, जिसमें से 2 विमान जो था वह जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर था, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, इसके जो है ना वह उत्तरी एवं दक्षिणी टावर से टकराया। तीसरा जो विमान था वो आपका अमेरिका में जो रक्षा विभाग है, क्या है, रक्षा विभाग, जिसका नाम है पेंटागन। क्या नाम है, पेंटागन, इससे टकराया। और चौथा जो विमान था वो आपका पेंसिल्वेनिया के खेत में गिरा। ठीक है, तो ये जो घटना जितने भी घट रहे हैं, जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर जो हमला की बात कर रहा है, आतंकवादी हमला, ये आपका सब घटना है 9/11 अर्थात 11 सितंबर 2001 का घटना है। इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, दूसरा नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। और दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए कि बराक ओबामा किस देश के राष्ट्रपति थे, तो अमेरिका के थे। और इनको जो है ना वह शांति के लिए, किसके लिए, शांति के लिए जो है वह नोबेल पुरस्कार दिया गया है। शांति के लिए जो इनको नोबेल पुरस्कार से जो वह सम्मानित किया गया है, ये भी आप बात ध्यान रखिएगा। इराक द्वारा कुवैत पर आक्रमण, ये कहानी आपको समझा दिए थे कि इराक द्वारा कुवैत पर आक्रमण 1990 में किया जाता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। और ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म इसी के बाद से अमेरिका द्वारा चलाया जाता है। ठीक है, खाड़ी युद्ध कब प्रारंभ होता है, तो ये आप ध्यान रखिए 17 जनवरी 1991 प्रथम खाड़ी युद्ध जिसे कहा गया। खाड़ी युद्ध के समय इराक के राष्ट्रपति आपको बताए थे सद्दाम हुसैन है। ये कहानी आपको समझा दिया गया, फिर से आप उसको देख सकते हैं। ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म क्या है, तो देखिए जो संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा इराक पर जो सैन्य कार्रवाई की अनुमति दिया गया था, यही ना आपका ऑपरेशन जो है डेजर्ट स्टॉर्म है। खाड़ी युद्ध जो है आपका समाप्त कब हो गया था, तो 27 फरवरी 1991 को। इसमें अमेरिका, ठीक है ना, अमेरिका जो है बहुत चढ़ बढ़ कर हिस्सा लिया था। इसको आप ध्यान रखिएगा अपनी शक्ति को दिखाने के लिए। अर्थात कि शुरुआत कब हुआ था और अंत कब हुआ था, ये दोनों पॉइंट को आप नोट कीजिएगा, ये आपका मेन पॉइंट रहेगा। चलिए पेंटागन क्या है, तो आपको बता दिए कि पेंटागन जो है ना वो रक्षा विभाग का मुख्यालय है, यानी अमेरिका में रक्षा विभाग का मुख्यालय है। तो ऑप्शन को देखिए, ऑप्शन कह रहा है कि पेंटागन क्या है, तो अमेरिकी वित्त मंत्रालय का मुख्यालय नहीं, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय नहीं, ये भी नहीं है। अगला ऑप्शन देखते हैं। अब यहाँ पे अगला ऑप्शन देखिए कि अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के मुख्यालय, तो यहीं आपका क्या हो जाएगा, यहीं आपका राइट आंसर हो जाएगा पेंटागन। ठीक है, नीले जींस की संस्कृति किस देश की संस्कृति, तो ये आपका अमेरिका का था। अगर इंटरनेट की क्या कि इंटरनेट की जो देन है वह किस देश की है, तो ये भी आपका अमेरिका का है। ठीक है, यहाँ पे 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद अंतर्राष्ट्रीय पटल पर फिर स्तर पर जो है वह निम्नलिखित में से किस तरह की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, तो देखिए एक ध्रुवीय विषय के साथ सही बात है। 1991 के बाद क्या हुआ, एक ध्रुवीय, और 1945 के बाद में हुआ तो 2 ध्रुवीय। ठीक है, अमेरिकी का वर्चस्व वृद्धि, ये भी बात सही है। शक्ति संतुलन का खतरा, ये भी ठीक है, यानी यहाँ पे डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये सब उत्पत्ति हुआ था। सोवियत संघ के युवा जो है नीला या फिर नीली जींस जो है उस किसका प्रतीक मानते थे, तो वह जो आपका आज़ादी का प्रतीक मानते थे। और ये कहाँ की संस्कृति थी शुरुआत में, तो अमेरिका का। कहाँ का, अमेरिका का था। ठीक है ना, ये बात आप क्लियर रखिएगा। 12 नंबर आते हैं कि भारत परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर क्यों नहीं करता है। देखिए तो भारत जो है ना वह परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर नहीं होता, वैसे 1968 में लाया गया था। और इसका उद्देश्य क्या था, तो यदि आप परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर कर देते हैं ना, तो आप कभी भी जो परमाणु परीक्षण नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए भारत जो है ना कहा कि बाकी जो बड़े बड़े जो देश है वो तो मतलब ऑलरेडी परीक्षण कर लिए हैं, यानी परमाणु परीक्षण कर लिए हैं, और भारत तो अभी नहीं किया है। तो इसलिए वह क्या कहते हैं, इसे भेदभावपूर्ण मानता है और बस पर हस्ताक्षर नहीं किया। और इसके बाद जो इसके जो विरोध में जो है 1974 पोखरण में, कहाँ, पोखरण में पहला अपना परमाणु परीक्षण करता है। पहला परमाणु परीक्षण, देखिए वो असफल रहता है। फिर दूसरा जो करता है वो आपका 1998 में करता है, ये भी पोखरण राजस्थान में ही पड़ता है, वहीं पे इसका परमाणु परीक्षण करता है, वो सफल रहता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 12 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा
12 का ये आपका वह इसे जो है वह भेदभावपूर्ण मानता है, ये राइट आंसर है। चलिए, किस देश ने नाटो में जो है वह अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया था? तो ये आपका फ्रांस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फ्रांस हो जाएगा। अगर एक और बात ध्यान रखिए कि कौन जो है वह शामिल नहीं था, ठीक है ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, तो अमेरिका, ठीक है ना, क्योंकि अमेरिका जो है ना वह नाटो में ही है, ठीक है ना। तो लगभग फ्रांस का जो है वह उल्टा अपोजिट कार्य करता था, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय पहल पर स्तर, देखो पहल कहने का मतलब स्तर कह रहा है, आप इसको समझिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर या पहल पर अमेरिकी वर्चस्व कब से माना जाता है। तो आपको बताएं कि जब 1991 में, कब 1991 में जब शीत युद्ध का अंत हो जाता है, अर्थात सोवियत संघ का विघटन हो जाता है, तो जब दो ध्रुवीयता में से एक खत्म हो जाता है तो अमेरिका का वर्चस्व चालू होता है। तो कब से? 1991 से। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर है। 15 नंबर क्वेश्चन है कि भारत को कब से परमाणु शक्ति संपन्न देश की श्रेणी में शामिल किया गया? तो 2008 से। कब से? 2008 से। इसको क्लियर रखिएगा। अमेरिका ने आंशिक परमाणु परीक्षण संधि पर हस्ताक्षर जब कब किया था? तो 1964 में। लेकिन भारत जो है ना, भारत अपरमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर नहीं किया है। कौन सा देश नहीं किया? तो भारत। ये भी आप ध्यान रखिए, 1968 में वो आया था। विश्व का कौन सा राष्ट्र जो अपने बजट की एक बड़ा हिस्सा जो रक्षा अनुसंधान और विकास के मद में जो है खर्च करता है? संयुक्त राज्य अमेरिका। और इसी में जो है ना सबसे अधिक जो है आपका क्या है? तो वह बड़े बड़े मुख्यालय है, बड़े बड़े संगठन का मुख्यालय है। विश्व को इंटरनेट की सुविधा जो है किस राज्य की देन है? संयुक्त राज्य अमेरिका। और भारत को 1998 में मिला था, ये भी ध्यान रखिएगा। और अगर नीली जींस की बात करेगा, नीली जींस किसकी प्रतीकता है? तो आप कहिएगा आज़ादी का। और ये भी आपका अमेरिका से ही आपका चालू, उसी देश की संस्कृति है नीली जींस। चलिए, भारत में परमाणु कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या बतलाया जाता है? भारत में जो परमाणु कोई कार्यक्रम होता है तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या बताया जाता है? तो अपनी ऊर्जा आवश्यकता को पूरा करना। ये आपका ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर है। इसको 19 नंबर का डी हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, अमेरिकी राज्यों का संगठन यानी OAS शॉर्ट में कहते हैं, किस संधि से व्यवहारिक रूप से अस्तित्व में आया था? यहाँ पे ऑप्शन इधर वाला देखिएगा, वेस्टफालिया। ये तो आपका जर्मनी, उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे आपका ऑप्शन कह रहा है कि रियो की संधि, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? रियो की संधि। तो ये आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रियो की संधि। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में कुल कितने राज्य हैं? संयुक्त राज्य या राष्ट्र, ठीक है ना। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में जब कुल कितने राज्य हैं? तो आपका 50 राज्य है। कितने? 50। भारत में कितने राज्य हैं? तो आपका 28 राज्य हैं। किस वर्ष में पश्चिमी राष्ट्रों ने नाटो की स्थापना किया? तो देखिए, पश्चिमी आपको बताया कि शीत युद्ध के दौरान पूरा दुनिया दो गुटों में बटा था, एक पूर्वी और एक और था आपका पश्चिमी। क्या था? पश्चिमी। तो जो पश्चिमी में जो शामिल था ना वो आपका अमेरिका था। कौन था? अमेरिका। तो अमेरिका ने 3 गो अपना संगठन बनाया। कितना? 3। एक आपका था नाटो। क्या था? नाटो। दूसरा था सीटो और तीसरा था सेंटो। तो नाटो की जो स्थापना हुआ था 1949 में हुआ था। सीटो की स्थापना हुआ था 1955 में हुआ, 54 में हुआ था। और सेंटो की स्थापना हुआ था ये आपका 1955 में हुआ था। यानी 1949 में नाटो, 1954 में सीटो और 1955 में सेंटो, ठीक है। तो ये आपका 22 नंबर क्वेश्चन अब पढ़िएगा कि किस वर्ष में पश्चिमी राष्ट्रों ने यदि अमेरिका जो गुट है वो नाटो की स्थापना किया था? तो 1949। अगर यहीं पे अगर सीटो पूछता, सीटो सब अमेरिका का है, ठीक है ना। सीटो कहता तो 1954। अगर आपका सेंटो कहता, क्या कहता? सेंटो, तो क्या हो जाता? 1955 हो जाता, ठीक है। 2003 में जो 2003 में अमेरिका ने किस देश पर आक्रमण किया था? तो वो आपका इराक पर आक्रमण किया था तेल प्राप्ति के लिए, ठीक है ना। यानी तेल प्राप्ति के लिए, तेल क्षेत्र को प्राप्त करने के लिए इराक का इसलिए वह आक्रमण किया था, लेकिन कारण कुछ और बताया था। 2020 के अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रतिनिधि जो थे वह कौन थे? तो आप याद रखिएगा
कि जी.आर. बाइडन, अभी जो है ना ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ठीक है ना। जी.आर. बाइडन बहुत इंपॉर्टेंट, इसको जो है ना आप भी लगाइएगा। करंट अफेयर से क्वेश्चन अधिकतर आपका देते रहता है एग्जाम में। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन थे। कौन थे? जॉर्ज वाशिंगटन। और अगर पूछे कि बराक ओबामा, ठीक है ना, कौन? बराक ओबामा किस देश के थे? तो बराक ओबामा आपका अमेरिका के थे। इनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आ ही गया कि अमेरिका के किस राष्ट्रपति को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया, तो बराक ओबामा को अमेरिका से थे। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में जब कुल कितने राज्य थे? 50 थे। भारत में कहेगा तो 28 थे। निम्नलिखित में से कौन सा है कि जो देश अब नाटो का सदस्य है? देखिए नाटो का जो सदस्य है, जो आपका अमेरिका का जो है सपोर्ट करता है, तो ब्रिटेन। कौन? ब्रिटेन, ठीक है। भारत जो है ना, भारत किसी में नहीं है, अर्थात वो गुट निरपेक्ष में शामिल है। किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने नई विश्व व्यवस्था का चित्र प्रस्तुत किया था? तो आपको बता दिए जॉर्ज बुश, यानी जो 1990 में जो घटना सामने आया था ना, जो इराक किया था, तो इराक जो आपका कुवैत पर आक्रमण कर दिया था 1990 में, ठीक है। तो उसकी इराक को बोला कि अपना कब्जा हटा लो, परंतु वो तो नहीं माना, इसलिए नया जो वह संज्ञा दिया गया है, नई विश्व की संज्ञा, ठीक है। 1996 में तालिबान ने किस राज्य में अपना शासन स्थापित किया था? तो देखिए 1996 तालिबान जो है ना वो आपका अफगानिस्तान, अभी हाल फिलहाल में भी आप देखें 2-3 वर्ष पहले अफगानिस्तान पर अपना हमला किया था, तो ये आपका अफगानिस्तान हो जाएगा। 30 का राइट आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान, ठीक है। तो 30 के क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि कुवैत को, ठीक है ना, कुवैत को किस राज्य के अवैध चंगुल से मुक्त कराया गया था? तो आपको बताए थे इराक ने क्या किया था, उस पर हमला किया था 1990 में, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इराक। और राष्ट्रपति के नाम पूछे, उस समय के राष्ट्रपति कौन थे? तो सद्दाम हुसैन थे। कौन थे? सद्दाम हुसैन थे, ये आप ध्यान रखिएगा। परमाणु अप्रसार संधि पर जब किस देश ने हस्ताक्षर नहीं किया था? तो भारत। किसने नहीं किया था? भारत। ये आप ध्यान रखिए, इसका ऑप्शन की आवश्यकता नहीं है। आगे बढ़ते हैं, यानी ये आपका देखिए तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 33 नंबर क्वेश्चन की ओर कि किस देश के साथ संबंध स्थापित करके अमेरिका ने अपनी शक्ति को बहुत बढ़ाया, जिससे एक ध्रुवीयता की प्रवृत्ति उभरी थी, ठीक है। तो आपका चीन, यानी देखिए अगर बात करेंगे तो ब्रिटेन, जो अमेरिका है ना, अमेरिका के साथ आपका ब्रिटेन था, चीन था, ठीक है। तो चीन जो है ना बहुत ज़्यादा उसकी सहायता किया था, ये आप क्लियर रखिएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो जी बाइडेन। कौन है? जी बाइडेन, जो आपको 2021 में भी क्वेश्चन पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा अमेरिका द्वारा आतंकवाद के विरुद्ध इसके वैश्विक युद्ध का हिस्सा था? तो ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम। अब इसका घटना क्या है? तो ये तो आप समझ लिए कि इराक ने कुवैत पर आक्रमण किया था। अब उसी का संबंध कंप्यूटर वार से, वीडियो गेम वार से, लेकिन ये जो ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम की है, इसकी घटना क्या है, इसकी कहानी को हम लोग समझ लेते हैं थोड़ा सा। देखिए 1998 की बात है, 1998 की बात है कि भारत जो अमेरिका के 2 दूतावास, कितने? अमेरिका के 2 दूतावास, एक रहता है नैरोबी। कौन? नैरोबी और दारे सलाम। इसको आप बात को सुनते जाइएगा, ठीक है ना, कि 1998 में अमेरिका के 2 दूतावास क्या होता है? तो जहाँ पे उसके सैनिक रहते हैं, ठीक है। तो 1998 में अमेरिका के 2 दूतावास नैरोबी और दारे सलाम पर क्या होता है? आतंकवादी हमला होता है। क्या होता है? आतंकवादी हमला होता है। आतंकवादी हमला होता है। आतंकवादी हमला होता है, और इसका जो जिम्मेदारी है ना वो आपका अलकायदा को दिया जाता है। किसको? अलकायदा को। और इसी से बदला लेने के लिए, ठीक है ना, क्या हुआ? अमेरिका ने जब आपका ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम चलाया 1998 में, तो इससे जितना भी पॉइंट है आप नोट कीजिएगा। यूएस द्वारा इराक पर आक्रमण से, यूएस कहने का मतलब यूनाइटेड जो है आपका है, तो यूएस द्वारा इराक पर आक्रमण से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन है वह क्या है? वह गलत है, ठीक है। कौन सा कथन जब गलत है? तो पहला है कि इसमें 40 देश से अधिक अन्य देश शामिल थे। संयुक्त राष्ट्र संघ ने इराक पर आक्रमण करने की सहमति दी थी। नहीं, तो ये वाला बात है ना, इस पे रुको, क्वेश्चन को देखिए कि यूएस द्वारा इराक पर आक्रमण करने से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है?
तो चलिए आगे चलते हैं, इसमें ऑप्शन हम लोग पढ़ते हैं। यानी ये जो आपका इराक पर जो आक्रमण किया गया था, ठीक है, उसके बारे में कौन से कथन जो है वो गलत है। ठीक है, देखिए तो सबसे पहले कि इसमें 40 से अधिक अन्य देश शामिल थे, तो यही क्वेश्चन गलत हो जाएगा कि ऑप्शन, क्योंकि 34 देश ही ना थे। ठीक है, कितने देश थे, तो आपका 34 देश थे, तो ये वाला आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो इसलिए ये वाला आपका ऑप्शन जो है वो गलत होगा। ऑप्शन नंबर ए। अब दूसरा ऑप्शन देखिए कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने इराक पर आक्रमण करने की असहमति, ये तो बात सही है, ठीक है ना, ये बात पूरा सही है, तो ये वाला ऑप्शन आपका सही है। बाकी सब आपका सही है, लेकिन जो है आपका ए नंबर आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको, इससे कोई आपको बोले कि मतलब नहीं, आप ए नंबर याद रखिए, कौन सा, ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। सितंबर 2001, यानी आपको बताए थे 11 सितंबर 2001 की घटना है, 9/11 भी कहा जाता है। ठीक है, अमेरिका के जो है आतंकवादी, अमेरिका के जो है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर क्या हुआ था, हमला हुआ था, इसलिए जाना जाता है। ठीक है, तो सितंबर 2001 में किस आतंकी संगठन ने अमेरिका पर जब हमला किया था, तो आप देखो अमेरिका पर हमला करने की बात है तो एक बार 1998 में हुआ था, वो तो ठीक है, लेकिन ये कह रहा है कि सितंबर 2001 में। ठीक है, तो सितंबर 2001 में किसने हमला किया था, तो ये आपका अलकायदा। ठीक है ना, किसने, अलकायदा। 1998 वाला भी आप कहानी थोड़ा सा याद रखिएगा, अलकायदा को ही उस समय भी जिम्मेदारी जब ठहराया गया था। ठीक है, दोनों में आपका अलकायदा है। चलिए, विश्व का कौन सा जो राष्ट्र है, यानी विश्व का कौन सा राष्ट्र है अपने बजट का एक बड़ा हिस्सा, ये तो आपको बता दिए अमेरिका हो जाएगा। ठीक है ना, वहीं पर अधिकतर जो है ना बड़े बड़े जो आपका कंपनी है वहीं पे आपका है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन नाटो का सदस्य नहीं है, तो आपको बोले कि भारत जो है ना किसी भी जब संगठन में शामिल नहीं है, मतलब जो एक देश का होता है उसमें नहीं है, विश्व व्यापार संगठन ये सब में छोड़कर। ठीक है ना, निम्नलिखित में से कौन सा जो एक देश है वो नाटो का सदस्य है, देखिए नाटो का सदस्य है, ये बात कर रहा है, तो ब्रिटेन है, आपको बता दिए ब्रिटेन जो है वो नाटो का सदस्य है, इन्हें अमेरिका का साथ देता है। ऑपरेशन डेजर्ट, यहाँ पे जो है ना थंडर नहीं होगा, ऑपरेशन डेजर्ट जो है वो स्टॉर्म है। इसका संबंध किससे है, तो आपका खाड़ी युद्ध से है, जिसमें 3 आपका शामिल थे, याद रखिएगा, इराक, कुवैत, बाद में इराक पर आक्रमण करने के लिए अमेरिका अपना हस्तक्षेप करता है। ठीक है, कंप्यूटर युद्ध किससे कहा जाता है, तो जो खाड़ी युद्ध हुआ था ना, इसमें अमेरिका ने अपनी शक्ति को दिखाने के लिए क्या किया था, वह मतलब मिसाइल का प्रयोग किया था, इसलिए इसे हम लोग खाड़ी युद्ध भी कहते हैं या फिर कंप्यूटर युद्ध भी कहा जाता है। चलिए आते हैं चौथा चैप्टर पे। चौथा चैप्टर को आप समझिएगा कि यूरोपीय आर्थिक सहयोग। चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं जो चौथा चैप्टर है, चौथा चैप्टर में आप थोड़ा सा समझिएगा, इसका कॉन्सेप्ट आपको हम समझा देते हैं पहले ही। यानी पाठ का नाम है सत्ता के वैकल्पिक, यानी सत्ता किसके हाथ में, अमेरिका के हाथ में, किसके हाथ में, अमेरिका के हाथ में, और इसके अलावा कौन कौन से हो सकते हैं, उसी को हम लोग वैकल्पिक केंद्र के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, उसी को कहा जाता है। तो यहाँ पे कुछ वैकल्पिक केंद्र, सबसे पहले यहाँ पे कि यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना जो है वह जो कब किया गया था, तो 1948 में। अगर यहाँ पे यूरोपीय परिषद का अगर पूछता ना कि यूरोपीय परिषद की स्थापना कब किया गया था, तो 1949 में। कब, 1949। अगर यूरोपीय संघ, ये आप जो नोट कीजिएगा, ठीक है ना, कन्फ्यूजन वाला पॉइंट है, पहले ही आपको हम क्लियर कर देते हैं कि यूरोपीय संघ की स्थापना कहेगा तो ये आपका 1992-93 के आसपास में किया गया था, दोनों में से कोई एक का ऑप्शन देगा। अगर यूरोपीय आर्थिक समुदाय, ठीक है, तो ये आपका 1957 में, ये भी आप क्लियर रखिएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना कब किया गया था, तो 1948 में। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूरोपीय परिषद की जो स्थापना, देखिए अब यहाँ पे यूरोपीय परिषद वाला पूछ दिया कि यूरोपीय परिषद की उत्पत्ति या फिर स्थापना कब हुआ था, तो 1949 में। अगर संघ कहेगा तो 1992 या 93 में हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आ ही गया कि जो यूरोपीय संघ की स्थापना है वह कब किया गया था, तो 1992 या 93 में। यूरोपीय संघ के मुद्रा का नाम क्या था, तो रूबल। ठीक है ना,
सॉरी यहाँ पे रूबल जो है ना वो आपको पहले एक बात और बताते हैं, यहाँ से नोट कीजिएगा। आप 2 चैप्टर में नहीं मिला लेकिन आप नोट कीजिएगा कि जो सोवियत संघ, ठीक है ना, सोवियत संघ, सोवियत संघ के मुद्रा का नाम था रूबल। क्या नाम था? रूबल। लेकिन अगर यूरोपीय संघ के मुद्रा की बात करें तो यूरो। आपके टेस्ट में वाला क्वेश्चन मिल जाएगा कि सोवियत संघ के जो है वह मुद्रा का नाम क्या था, तो रूबल, ठीक है ना। लेकिन यूरोपीय संघ का कहेगा यानी यूरोपीय संघ की तो आपका यूरो हो जाएगा। मार्शल योजना कब तैयार किया गया था? तो 1948 में। कब तैयार किया गया था? 1948 में। मार्शल योजना जो है वो कब बना था? 1948 में बना था। आगे बढ़ते हैं, 6ठा नंबर क्वेश्चन। एक और चीज़ ध्यान रखिए कि क्यों था, तो यूरोपीय देशों की जो ना आर्थिक सहायता के लिए, यूरोप में जितने भी मतलब देश थे उनकी जो हालत ठीक नहीं था युद्ध के बाद, तो उनकी आर्थिक सहायता के लिए, जो वित्तीय सहायता के लिए मार्शल योजना बनाई गई थी अमेरिका के द्वारा। किसके द्वारा? अमेरिका के द्वारा 1948 में बनाई गई थी। मुक्त द्वार यानी जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं ओपन डोर, ओपन डोर की नीति किसने अपनाई थी? चीन ने। किसने? चीन ने। और प्रधानमंत्री का नाम कहेगा ना तो देंग सियाओपिंग, ठीक है ना। और अगर बात करेंगे कि मुक्त द्वार की नीति जो है वह चीन के द्वारा अपनाई गई थी, तो ठीक है, देंग सियाओपिंग थे। लेकिन कब? तो 1978 में। कब? 1978। इसको आप नोट कीजिएगा। हिंदी चीन भाई भाई का नारा जो 1948-49 के आसपास में लगा था। दक्षेश यानी जिसको हम लोग सार कहते हैं, 5वां चैप्टर मिलेगा। दक्षेश में कितने सदस्य हैं? 8। इसकी स्थापना की बात करेंगे तो 1985 में हुआ था दक्षेश की स्थापना। दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र यानी इसको हम शॉर्ट में आसियान कहते हैं। क्या कहते हैं? आसियान। इसकी अगर स्थापना की बात करें कि आसियान का स्थापना कब हुआ था? 1967 में हुआ था। बैंकॉक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करके इसकी स्थापना किया गया था, आसियान की स्थापना। तो यहाँ पे क्वेश्चन करा कि दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन जो है उसका संक्षिप्त नाम क्या है? तो आसियान है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर आपका समकालीन दक्षिण एशिया कहेगा ना तो आपका सार्क यानी जो आपका दक्षिण हिंदी में कहते हैं। सीटो की स्थापना कब हुआ था? तो अमेरिका के 3 को आपको संगठन का नाम बोले याद रखने के लिए। नाटो, एक क्वेश्चन देते हैं, नाटो, सीटो, सेंटो। तो नाटो की स्थापना 1949 में हुआ था, सीटो की स्थापना 1954 में और सेंटो की स्थापना 1955 में। इसके विपरीत एक आपका सोवियत संघ था। किसका था? सोवियत संघ था और उसका नाम था वार्सा संधि। क्या नाम था? वार्सा संधि। और इसका जो स्थापना हुआ था 1955 में। कब हुआ था? 1955 में हुआ था। आसियान की स्थापना कब हुई थी? तो आसियान की स्थापना आपको बता दी 1967 में हुआ था। इसमें कुल 10 देश थे। कितने? 10। लेकिन संस्थापक की बात करेगा ना तो संस्थापक में जो सिर्फ आपका 5 ही सदस्य देश थे, लेकिन अभी वर्तमान में आपका 10 सदस्य देश है। 1967 में इसकी स्थापना हुआ था। चलिए, यहाँ पे क्वेश्चन है कि इनमें से कौन आसियान के संस्थापक सदस्य नहीं है? यानी आसियान का जो है वो संस्थापक सदस्य नहीं है, तो आपका भारत, ठीक है ना। भारत जो आप फिर बोले कि जब क्षेत्रीय आएगा तो भारत इसमें होगा ही नहीं, ठीक है। तो भारत आपका राइट आंसर हो जाएगा। आसियान के स्थापना का जो है मुख्य उद्देश्य क्या था? तो सदस्य राष्ट्र के बीच विकास एवं क्षेत्रीय शांति को बढ़ावा देना। ये जितने भी संगठन होते हैं सबका जो है मुख्य उद्देश्य यही होता है, आप इसको ध्यान रखिएगा। 1949 के पूर्व किस एशिया देश को जो है एशिया का रोगी, देखो एशिया की रोगी है वो किसे का? चीन को जो है एशिया का। अभी जो है ना इसको अभी हम लोग रोगी कहेंगे, बहुत ज़्यादा ये रोग फैलाता है ये चीन वाला, ठीक है ना। चलिए, तो रोग फैला रहा है तो ये आपका ट्रिक है, याद रखिएगा। यूरो निम्नलिखित में से किसकी मुद्रा है? तो देखिए क्वेश्चन 11, 17, 20 और आप 25 भी लिख लीजिएगा, ठीक है ना। यूरो जो है वह निम्नलिखित में से किसकी मुद्रा है? तो आप देखिए 2 चीज़ आपका बात करते हैं, एक आपका यूरो, कौन सा? यूरो। एक आपका बात करते हैं रूबल। तो रूबल का जो एक डॉलर भी आप याद रखिएगा। तो डॉलर की बात करें तो आपका अमेरिका हो गया, रूबल की बात करें तो आपका सोवियत संघ हो गया। अगर यूरो की बात करें तो आपका ये आपका यूरो की बात करें तो क्या हो जाएगा? यूरोपीय संघ। क्या हो जाएगा? यूरोपीय संघ हो जाएगा। तो 15 का क्या हो जाएगा? यूरोपीय संघ की मुद्रा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए, ये आपका यहाँ तक क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो, यानी इसमें हम लोग कितना क्वेश्चन देख लिए? तो आपका लगभग हम लोग 15 क्वेश्चन देख लिए। यानी अभी तक हम लोग कितना क्वेश्चन हम लोग पढ़ लिए? 150 टारगेट था, इसमें हम लोग कितना पढ़ लिए एक बार हम लोग देख लेते हैं, ठीक है ना। तो यानी सबसे पहला चैप्टर में आपको हम बताया कितना, तो उसमें आपका लगभग जो आपका 30 था। कितना? 30। दूसरा चैप्टर में आपका 49 हो गया, तीसरा चैप्टर में आपका 42 और चौथा चैप्टर में आपका 15 हो गया। इन टोटल जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा?
9 2 11 5 16, हाथ में 1, 3 और 4 7 1 8, ठीक है। 3 4 7 1 8, 12 1 13, ठीक है ना। तो 136 क्वेश्चन हो रहा है। और कल हम लोग आगे जो 5वां चैप्टर से समाप्त करेंगे। 5वां से लेकर कल हम लोग पूरा देखेंगे, 5वां से लेकर 9वां चैप्टर तक इसको हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे, चाहे ज़्यादा क्वेश्चन हो चाहे कम क्वेश्चन हो, ठीक है ना। इसको हम लोग पूरा जो है कल फाइनल कर लेंगे। कल के सेशन में देखेंगे 5 से लेकर 9 चैप्टर तक, ठीक है। चलिए आज हम लोग सब्जेक्टिव की बात करते हैं, कुछ सब्जेक्टिव प्रश्न है, इसको हम लोग देख लेते हैं, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे, ठीक है। देखिए, और यहाँ पे सब्जेक्टिव में आपका पहला क्वेश्चन ही है कि भारत में क्षेत्रीय दलों की बढ़ती भूमिका के कारण बताएं। तो सबसे पहले इसमें आपको हम समझाते हैं कि ये जो क्षेत्रीय दल, ठीक है ना, इसमें क्या करें, क्षेत्रीय दल, ठीक है। जो क्षेत्रीय यानी इस क्वेश्चन पर समझ लिए कि भारत में जो है ना, भारत में क्षेत्रीय दल की जो भूमिका है यानी वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। यानी क्षेत्रीय दल क्या होता है, तो आपको बताए थे जो एक राष्ट्रीय दल होता है, क्या होता है, राष्ट्रीय दल जो पूरा देश के लिए चुनाव लड़ती है, प्रतिनिधित्व करती है। लेकिन क्षेत्रीय दल क्या होता है, तो वह किसी एक विशेष राज्य के लिए होता है, ठीक है ना। यानी किसी राज्य में ही ना वो सीमित रह जाता है, यानी राज्य के लिए चुनाव लड़ता है, उसे हम लोग क्षेत्रीय दल कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट क्या कर रहा है कि भारत में क्षेत्रीय दलों की बढ़ती भूमिका के कारण बताएं। इन भारत में क्षेत्रीय दल जो है ना काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, ठीक है। इसका कारण क्या है, इस कारण को आपको समझा देना है, ठीक है। तो यहाँ पे भारत में क्षेत्रीय दलों की जो बढ़ती भूमिका है, यानी सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि जो क्षेत्रीय दल क्या होता है। तो ऐसे दल जिसका प्रभाव किसी विशेष क्षेत्र अथवा किसी विशेष राज्य में होता है। यानी क्षेत्रीय दल किसे कहते हैं, तो जिसका प्रभाव, ठीक है, जिसका प्रभाव, जिसका प्रभाव जो है वह किसी विशेष राज्य में होता है या फिर किसी विशेष क्षेत्र में होता है। यानी जब वैसा दल जिसका प्रभाव किसी राज्य या क्षेत्र में होता है, विशेष राज्य या क्षेत्र में होता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्षेत्रीय दल। यानी पहले आपको क्या करना है, तो क्षेत्रीय दल की परिभाषा याद रखना है कि क्षेत्रीय दल किसे कहते हैं। तो वैसा दल जिसका प्रभाव जब किसी क्षेत्र में या राज्य में होता है, किसी एक विशेष क्षेत्र में या राज्य में होता है, उसे हम लोग क्षेत्रीय दल कहते हैं, ठीक है। ये वाला पॉइंट के बाद आगे देखिएगा कि क्षेत्रीय दल स्थानीय मुद्दों को उठाकर अपनी शक्ति बढ़ाने का प्रयास करते हैं। यानी जो क्षेत्रीय दल है वो अपनी शक्ति को कैसे बढ़ाती है, तो जो भी स्थानीय मुद्दा होता है, जो भी स्थानीय मुद्दा होता है उसको उस समस्या को उठाता है और वह धीरे धीरे वो अपने आप को जो आगे बढ़ाने का प्रयास करता है। फिर आगे करें कि पिछले कुछ वर्षों से राज्यों की राजनीति में इसका प्रभाव बहुत अधिक बढ़ा है। यानी जो क्षेत्रीय दल है, जो जिसका जो प्रभाव कहाँ होता है, तो सिर्फ एक राज्य में या फिर एक जो आपका क्षेत्र में इसका प्रभाव हो सकता है। तो इसके बारे में कह रहा है कि जो इसमें धीरे धीरे जो है वह क्या किया है, तो अपनी राजनीति में अपना अपना प्रभाव क्या कर रहा है, वो अधिक इसका बढ़ा है। विभिन्न राज्यों में क्षेत्रीय दलों की सरकार बनी है। यानी अगर इसका हम लोग प्रभाव को देखेंगे तो विभिन्न राज्यों में क्षेत्रीय दलों की सरकार बनी है और राष्ट्रीय दलों का प्रभाव कमज़ोर हुआ है। यानी दल तो आपका दो हुआ, एक हुआ राष्ट्रीय और एक हुआ आपका क्षेत्रीय। तो यहाँ पे कह रहा है कि राष्ट्रीय दल की जो प्रभाव है क्या हुआ है, कम हुआ है, ठीक है ना। राष्ट्रीय दल का प्रभाव कम हुआ है और क्षेत्रीय दल का प्रभाव धीरे धीरे बढ़ा है। यानी यहाँ तक हम लोग क्लियर कर लिए कि सबसे पहले देखिए कि क्षेत्रीय दल क्या होता है, तो वैसा दल यानी वैसा पार्टी जिसका प्रभाव किसी एक विशेष क्षेत्र में या किसी विशेष राज्य में ही होता है। जिसका प्रभाव जो है ना सिर्फ एक क्षेत्र में या एक राज्य में हो सकता है, उसे क्षेत्रीय दल कहा जाता है। और ये क्षेत्रीय दल क्या करते हैं, तो जो राज्य का या क्षेत्र का जो स्थानीय मुद्दा होता है उस मुद्दा को उठाता है और अपनी शक्ति बढ़ाने का या धीरे धीरे अपनी शक्ति बढ़ाने का वह प्रयास करता है। पिछले कुछ वर्षों से जो राज्यों की राजनीति में जो है वह इसका प्रभाव बहुत अधिक बढ़ा है। यानी जो राजनीति की अगर हम बात करेंगे तो जो क्षेत्रीय दल है उसका प्रभाव बहुत अधिक बढ़ा है। विभिन्न राज्यों में क्षेत्रीय दलों की सरकार बनी है। मतलब ऐसे देखा जाए तो कुछ ऐसे भी राज्य हैं जहाँ पे क्षेत्रीय दलों की सरकार बनी है और राष्ट्रीय दलों का क्या है, वह प्रभाव जो है वह कमज़ोर हुआ है। अब इसका कारण क्या था, तो कारण में हम समझते हैं कि आखिर किस कारण से भारत में जो क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ है, अर्थात इसका शुरुआत हुआ है, ठीक है ना। अर्थात राष्ट्रीय दल का जो प्रभाव है कम हुआ है और क्षेत्रीय दल का जो प्रभाव है वह बढ़ा हुआ है। देखिए, तो पहला आपके कारण क्या हो जाएगा, तो पहला कारण क्या है कि राष्ट्रीय दलों की राष्ट्रीय भूमिका में कमी। यानी पहला कारण ये हुआ कि जो राष्ट्रीय दल है ना, अब वर्तमान में कितने राष्ट्रीय दल हैं, तो 6 है। तो जो राष्ट्रीय दलों की राष्ट्रीय भूमिका में कमी आई है,
दूसरा कि राष्ट्रीय दलों में जो क्षेत्रीय नेताओं के जो सम्मानजनक स्थान का अभाव होना, यानी राष्ट्रीय दल जो है उसमें जो क्षेत्रीय नेता है उनका जो सम्मानजनक स्थान है वो बहुत कम होता है। भारत में गठबंधन की राजनीति की शुरुआत हुआ है, इसलिए इस प्रकार भारत में क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के उदय ने देश की राजनीति को और अधिक लोकतांत्रिक बनाया है। तो ये आपका पहला दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हो गया पॉलिटिकल साइंस का, इसको आप देख लीजिएगा, 12 नंबर प्रश्न है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जो विश्व शांति की स्थापना में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका का वर्णन करें, यानी जो विश्व शांति में जो संयुक्त राष्ट्र संघ जो क्या क्या भूमिका निभाया है, क्या क्या भूमिका निभाता है, इसके बारे में वर्णन करना है। तो पहले हम लोग संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ था। 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ ने विश्व में शांति स्थापित करने के लिए अथक प्रयास किया है, यानी ये अपना कॉन्सेप्ट लिखिएगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ था। तो इसका स्थापना हुआ था 24 अक्टूबर 1945 में, और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो विश्व में शांति स्थापित करना, और यह प्रयास भी किया, यानी विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ शांति स्थापित करने में क्या किया, अथक प्रयास किए हैं। वह अपने प्रयासों में काफ़ी हद तक सफल भी रहा है, अर्थात जो संयुक्त राष्ट्र संघ है जब वह प्रयास किया शांति स्थापित करने के लिए तो हद तक जो सफल भी रहा है, क्योंकि शीत युद्ध को समाप्त करने में और तीसरा विश्व युद्ध न होने देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है। अर्थात अगर आप संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में देखिएगा तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने शीत युद्ध को जो है वह तीसरा युद्ध बनने नहीं दिया, और एक और आपका कार्य है कि शीत युद्ध को समाप्त करने में और तीसरा विश्व युद्ध न होने देने में क्या किया, महत्वपूर्ण भूमिका को निभाया है। इसके अलावा विश्व में शांति स्थापित रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा निम्नलिखित कार्य किए गए हैं। जैसे में सबसे पहला आपका भारत पाक युद्ध, यानी भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध के बारे में हम लोग देखते हैं कि 1965 ईस्वी में जब पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण कर दिया था, आपको पता होगा, तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस युद्ध को समाप्त करवाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। यह युद्ध जनवरी 1966 ईस्वी में ताशकंद संधि के साथ क्या हुआ, ये आपका समाप्त हुआ। यानी अभी हम लोग क्या पढ़े, तो पूरा हम लोग देख लिए पॉइंट कि विश्व शांति की स्थापना में संयुक्त राष्ट्र की क्या भूमिका है। तो सबसे पहले हम लोग को लिखना है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ था, तो 24 अक्टूबर 1945। इसका उद्देश्य क्या था, तो विश्व में शांति स्थापित करना, विश्व में शांति को बनाए रखना, और इसमें प्रयास किया और वह सफल भी हुआ, इतना बात आपको लिखना है। फिर आगे कह रहा है कि इस जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाया, यानी वो जो है वो काफ़ी हद तक सफल भी रहा, क्योंकि अभी तक तीसरा विश्व युद्ध ना हुआ है, और शीत युद्ध जो है ना वह युद्ध एक नहीं बना है, ठीक है, वो ऐसे ही खत्म हो गया। तो इसमें संयुक्त राष्ट्र संघ ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। इसके अलावा विश्व में शांति स्थापित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा निम्नलिखित कार्य किए गए थे। जैसे आप देखिएगा तो भारत पाक युद्ध के बारे में अगर हम देखते हैं, भारत पाकिस्तान के बीच में, तो 1965 में जब पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण कर दिया तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस युद्ध को समाप्त करवाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया, और एक ताशकंद समझौता कराया जाता है 1966 में भारत और पाकिस्तान के बीच में, जिस पे लाल बहादुर शास्त्री और आपका अयूब खान जो थे वो क्या करते हैं, सिग्नेचर यानी हस्ताक्षर करते हैं। दूसरा इनका जो सहायता क्या रहता है, तो खाड़ी युद्ध। कौन सा, खाड़ी युद्ध, यानी आपको पता है कि 1991 में जो आपका खाड़ी युद्ध हुआ था उसमें इराक था, अमेरिका, एक और आपका था इराक, अमेरिका और कुवैत, ठीक है ना। तो इन देशों में जो है वह युद्ध को नहीं होने दिया है, तो इसमें भी जो है आपका संयुक्त राष्ट्र संघ का हाथ रहा है, ठीक है। तो 1991 ईस्वी में खाड़ी युद्ध के प्रारंभ होने पर संयुक्त राष्ट्र जो सुरक्षा परिषद है वह तुरंत अपनी बैठक बुलाई और वहां पर शांति स्थापित करने के लिए प्रस्ताव पास किया। इस प्रकार खाड़ी युद्ध की समाप्ति में संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। तीसरा, निशस्त्रीकरण के लिए प्रयास। अब निशस्त्रीकरण के बारे में आपको बताए थे कि जहाँ पे मतलब युद्ध होने के लिए कोई भी शस्त्र का प्रयोग न किया जाए। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में महासभा और सुरक्षा परिषद दोनों के ऊपर वह जिम्मेदारी डाली गई है कि निशस्त्रीकरण के लिए कार्य करें। तो ये आपका रहा संयुक्त राष्ट्र संघ की जो विश्व शांति में जो भूमिका होती है ये वाला, यानी आपको लिखना है कि संयुक्त राष्ट्र संघ कैसी भूमिका निभाती है और अभी तक कौन कौन से भूमिका निभाया है। तो सबसे पहले आप भारत पाकिस्तान युद्ध का वर्णन कीजिएगा, फिर खाड़ी युद्ध, और एक और आप निशस्त्रीकरण के लिए प्रयास। आज का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दीर्घोत्तरीय का,
कि जन आंदोलन, ठीक है ना, जन आंदोलन के सकारात्मक और नकारात्मक परिणाम को आपको बताना है कि जन आंदोलन के सकारात्मक और नकारात्मक परिणाम क्या है। तो सबसे पहले आप इसमें परिभाषा लिखिए कि जन आंदोलन कहते किसे हैं। तो किसी समस्या या मांग को लेकर लोगों द्वारा एक साथ आंदोलन किया जाता है तो उसे हम लोग जन आंदोलन कहते हैं। आप बात ध्यान से सुनिएगा कि जन आंदोलन किसे कहते हैं। तो जब किसी समस्या या मांग को लेकर लोगों द्वारा एक साथ आंदोलन किया जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो जन आंदोलन कहते हैं, ठीक है। जन आंदोलन के कई कारण हो सकते हैं, जैसे गरीबी, बेरोजगारी, लोगों की मांग पूरा ना होना, ये सब आपका क्या है, जन आंदोलन का उदाहरण है या फिर इसका कारण है। उदाहरण के लिए देखें कि आखिर कब कब जन आंदोलन हुआ था। तो 1973 में हुआ था, जब एक चिपको आंदोलन की शुरुआत किया गया था। फिर भारतीय किसान यूनियन, जो मतलब भारतीय किसान यूनियन एक आंदोलन चला था, ये भी आपका जन आंदोलन था। दलित पैंथर से संबंधित जो भी आंदोलन किया गया वो आपका जन आंदोलन था। आंध्र प्रदेश में जो ताड़ी विरोधी आंदोलन हुआ था, ये भी जन आंदोलन। समय समय पर चलाए गए छात्र आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, ये सब क्या था, जन आंदोलन का जो है वो उदाहरण है, ठीक है। तो जन आंदोलन के सकारात्मक और नकारात्मक परिणाम लिखने के लिए पहले आप लिखिए कि जन आंदोलन किसे कहते हैं, इसका कारण क्या हो सकता है, फिर आपको उदाहरण देना है कि आखिर कब कब जन आंदोलन हुआ है। फिर कह रहा है कि प्रत्येक जन आंदोलन, ठीक है ना, प्रत्येक जन आंदोलन के सकारात्मक और नकारात्मक परिणाम होते हैं। यानी जो भी जन आंदोलन है उसका वह सही परिणाम भी होता है और गलत परिणाम भी होता है। जैसे सबसे पहले हम लोग सकारात्मक परिणाम के परिणाम होगा, यहाँ पे प्रभाव भी आप लिख सकते हैं परिणाम, ठीक है। कि जन आंदोलन के जो सकारात्मक परिणाम है वो क्या क्या है। तो पहला है कि जन आंदोलन से आम नागरिक की ज़रूरतों को पूरा करने में मदद होती है। यानी जब सभी लोग मिलजुल कर जो आंदोलन करते हैं तो जो आम नागरिक है ना, उनकी ज़रूरत क्या होती है, पूरा करने में मदद मिलती है। और दूसरा है कि जन आंदोलन से सामाजिक और आर्थिक न्याय सुनिश्चित होता है। तो ये आप दोनों पॉइंट क्या है, तो ये आपका सकारात्मक है, यानी वो सही है, समाज के लिए क्या है, सही है। अगर हम जन आंदोलन के नकारात्मक परिणाम की बात करेंगे तो पहला कि होने वाले आंदोलन से विभिन्न प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती है, ठीक है। यानी अगर हम लोग इसका नकारात्मक परिणाम देखें तो क्या मिला, तो जो भी आंदोलन हो रहा है इससे विभिन्न प्रकार की समस्या उत्पन्न होती है। दूसरा है कि जन आंदोलन के कारण जो विभिन्न प्रकार की आपदाएं, यानी जो भी मतलब आपदा है वो आपका संभावना हो सकता है, वो उत्पन्न हो सकता है। तो ये आपका था जन आंदोलन के कारण विभिन्न प्रकार की समस्याएं, ठीक है। तो आज टोटल हम लोग का हो गया लगभग 150 ऑब्जेक्टिव और साथ में आपका 3 जो दीर्घोत्तरीय प्रश्न जो आपको पूरा कर दिया गया। ये आप जो फिर कल हम लोग चालू करेंगे यहाँ से, ये आपका 15 नंबर क्वेश्चन से हम लोग चालू करेंगे कि भारतीय राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के उदय, प्लस में हम लोग 1 से 51 से जो 300 क्वेश्चन तक हम लोग कवर करेंगे, ठीक है।